गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आ जाए सत्यम, अंकुश, विष्णु। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है, आ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है आप लोगों की। हाँ जी, अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है उठने का दिल करता है कि नहीं करता है? हाँ, इफेक्ट, प्रभाव पड़ रहा है क्या मौसम का? हाँ जी, जूम वाले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जूम वाले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जूम वाले पे साउंड नहीं है क्या? है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छवि बोल रही हैं क्या? अच्छा, ओके, आपका नाम इसमें दिखा अभी। ओके, और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मैम आज आप बहुत प्रेटी लग रही हैं। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, चलिए, मैंने कल शायद आप लोगों को पूरा शाहजहां हो चुका था। प्रणाम, खुश रहिए सभी लोग। हाँ जी, मैं ये कह रही थी आप लोगों से, कल जो है मैंने शाहजहां पूरा करवा दिया था आप लोग का। आज से वैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं रह गया है मॉडर्न में। कुछ चीज़ें जो है, गुड मॉर्निंग शुभम, या एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को सुप्रभात, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, कल मैंने आप लोगों को शाहजहां करवा दिया था आई गेस। आज जो है हम करेंगे औरंगजेब। हम आज करेंगे क्या? औरंगजेब। औरंगजेब। और बिहार में सर्दी बढ़ गई या नहीं बढ़ी? हाँ, ठंड बढ़ गई होगी वहां पे भी अब धीरे धीरे। अभी तो एसी चलाना पड़ेगा, गर्म हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, औरंगजेब के बारे में इसका थोड़ा सा टाइम क्या करिए, थोड़ा लिख लीजिए। 1658 से लेकर के 1707 तक, ठीक है ना। 1658 से लेकर के 1707 तक, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब। ये किसका टाइम पीरियड रहा है? ये औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। और इसकी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके टाइम पीरियड पे हम लोग देखते हैं, हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। औरंगजेब के बारे में जैसा जानते हैं कि जो शाहजहां था उसका सबसे बिलव्ड सन था बेसिकली दारा शिकोह। चाहता था वो कि दारा शिकोह क्या हो, नेक्स्ट शासक बने। बट अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं, या फिर एम्बिशियस औरंगजेब ने क्या किया, दारा शिकोह की हत्या करवा दी, और फाइनली वो क्या हो जाता है, मुगल शासक बनता है ना। और फाइनली वो क्या होता है, मुगल शासक बनता है। तो औरंगजेब में आ जाइएगा। इसमें मैंने कल ही बताया था आपको कि मुमताज महल का ही क्या था, ये पुत्र था, ठीक है। इसमें आ जाइए, इसके बारे में जैसे पिता के बारे में बात करें कि हु इज फादर ऑफ औरंगजेब, तो पिता थे इसके कौन है, वही है शाहजहां। शाहजहां, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाइए, मदर की बात करें कि मदर कौन है, तो मुमताज महल। मदर कौन है, मुमताज महल। मदर कौन है, मुमताज महल। वाइफ का नाम क्या था इसके, इसकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम था राबिया दुर्रानी। क्या नाम था? ये पर्शिया की क्या थी, रॉयल फैमिली की राजकुमारी थी, राबिया दुर्रानी इसका नाम था, ठीक है ना। और इसको एलियास आप कह सकते हैं कि इसका नाम ये भी था दिलरास बानू बेगम। दिलरास बानू बेगम भी इसका नाम था। दिलरास बानू बेगम। दिलरास बानू बेगम, ठीक है। हाँ जी ऋषि, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। इसके ना औरंगजेब में आपको जो ध्यान रखना है, पत्नी का नाम था चंदन दिलरास बानू बेगम। दिलरास बानू बेगम नाम इसका है, दिलरास बानू। वैसे इसका नाम था राबिया दुर्रानी के नाम से भी जानी जाती थी, जो इनकी वाइफ है। एक पर्शियन घराने की राजकुमारी थी। पर्शियन इन द सेंस की जो फारस जिसको बोला जाता था,
फारस बोला, ईरान जो है, आधुनिक ईरान, उसको उस टाइम पर क्या कहा जाता था, पर्शिया बोला जाता था या फारस बोला जाता था, ठीक है, पर्शिया बोला जाता था या फारस बोला जाता था। पत्नी का नाम अब पता चल गया ना क्या है, चंदन नहीं पता चल रहा है, दिलरास बानो बेगम या राबिया दुर्रानी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये राबिया दुर्रानी। आप लोगों ने सुना होगा औरंगाबाद में औरंगजेब ने कुछ भी नहीं आर्किटेक्चर के काम में कुछ भी न्यू काम नहीं करवाया था, रैदर देन उसने सिर्फ एक मकबरा बनवाया अपनी पत्नी का, और वो राबिया दुर्रानी का मकबरा के नाम से जाना जाता है, और उसे ही बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, जो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के, ठीक है, राबिया दुर्रानी, ठीक है, राबिया दुर्रानी। क्लियर है चंदन? अब तो परेशानी नहीं है देखने में। देखिए औरंगजेब के बारे में हम लोग बात करें, हो गया। एप्लीकेशन पर 2 नवंबर की क्लास नहीं अपलोड है, ठीक है, मैं पूछ लूंगी क्या दिक्कत हुआ है, क्यों नहीं अपलोड है, मैं पूछ लूंगी ऋषि, मैं पूछ लूंगी अगर इससे संबंधित। तो इससे ना याद रखिएगा, औरंगजेब ये वही है कि औरंगजेब ने क्या किया था, मकबरा बनवाया था इन्हीं के नाम पर, मकबरा यानी टॉम्ब बनवाया था, मकबरा इन द सेंस टॉम्ब बनवाया था, ठीक है ना। अकबर ने, औरंगजेब ने क्या किया था, टॉम्ब बनवाया था, कहाँ पर, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और ये किस नाम से फेमस है, ये फेमस है बीबी का मकबरा, द वन एंड ओनली आर्किटेक्चर विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई औरंगजेब, वन एंड ओनली आर्किटेक्चर, ठीक है ना, याद रखिएगा, एकमात्र आर्किटेक्चर जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, मतलब दक्षिण भारत में। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ के जो लाल किला है उसके अंदर उसने मोती मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। औरंगाबाद में हम क्या देख रहे हैं, महाराष्ट्र में से एक वन एंड ओनली आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसमें हम लोग कि इसने 2 आर्किटेक्चर, ध्यान रखिएगा, इसने बनवाया है औरंगजेब ने, सिर्फ और सिर्फ 2, एक मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, पता नहीं आप लोग लाल किला दिल्ली का घूमे हैं या नहीं घूमे हैं, तो जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ देखिएगा कि अंदर में एक मोती मस्जिद है जो कि औरंगजेब ने लाल किला के अंदर में बनवाया था। ये है कहाँ पर, ये दिल्ली में है, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। और एक जो इसने बनवाया था बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ठीक है ना, एक क्या है आपको, बीबी का मकबरा। तो ये 2 ही चीजें हम देख रहे हैं क्या, कि औरंगजेब के द्वारा क्या की गई थी, बनवाई गई थी, ठीक है ना। ये 2 ही कंस्ट्रक्शन के मामले में चूंकि क्या था, ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, ये काफी कट्टर था और इस्लामिक लॉ चाहता था कि इम्प्लीमेंट हो, लागू हो, जो कि दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम पीरियड, ये पॉसिबल नहीं था और ये भी एक कारण रहा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, एक जो सबसे बड़ी समस्या ये आई कि औरंगजेब ने अपना पूरा ध्यान जो है उत्तर भारत में न दे करके इसने अपनी दक्कन नीति पे पूरा का पूरा ध्यान दिया। दक्कन इन द सेंस कि इसने किया क्या, एक लंबे समय तक इसने ये इन्वॉल्व रहा महाराष्ट्र मराठों के साथ, हमेशा इसका क्या रहा था, इसका हमेशा इसका क्या रहा, प्रॉब्लम इसके साथ बना रहा, ठीक है। वन सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइएगा। वन मिनट, बस 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि मोती मस्जिद और बीबी का मकबरा, ये 2 कंस्ट्रक्शन इसने करवाया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट, लिख लिया था ना ये आप लोगों ने, हाँ जी लिख लिया था ना। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसने क्या, हम देखते हैं कि ये उत्तर भारत के एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के तुलना में
यानी एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया इसने किया क्या था, इसने अपना पूरा ध्यान कहाँ कॉन्सेंट्रेट किया, दक्कन में। कहाँ पर, अपनी दक्कन पॉलिसी में। इसको कहते हैं दक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, दक्कन नीति, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, दक्कन नीति में इसने क्या किया था इसका, और ये लगातार किससे, मराठों के साथ जो है ये इसकी क्या रहा है, इसका हमेशा मराठों के साथ ये क्या रहा, इसका द्वंद्व चलता रहा, के साथ लगातार ये उलझा रहा, लगातार उलझा रहा है, यानी एवरी टाइम ही वॉज इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर लगातार उलझा रहा। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इसका शासन जो है, क्योंकि मेन शासक क्या था यहाँ पर, ठीक है, बैक साइड। अच्छा बैक जाना होगा, अभी नहीं लिखा गया है, हाँ देख लीजिए, छोटी छोटी चीजों पे ना ध्यान जाता है इन लोगों का बहुत ज्यादा। ये रह गया था नीरज, ये छूट गया था क्या रोहन, हाँ जी ये छूट गया था, लिख लीजिए इसे। ठीक है, अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैंने क्या कहा कि हमेशा इसमें ना, अब इस पे औरंगजेब पे बिना समय गवाए हुए ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन कोई बहुत आते नहीं हैं आपके बीपीएससी के पर्सपेक्टिव में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि दो युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं इसका, कि इसने इसका जिससे नहीं पटता था, नहीं पटना इन द सेंस की ठीक है, तो इसमें आ जाइएगा, इसका दारा शिकोह के साथ इसका क्या होता है, दारा शिकोह जो था बहुत ही होनहार बेटा था किसका, बेसिकली शाहजहां का, दारा शिकोह, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग, दारा शिकोह को इसने देखिए, एक आप लोग को याद होगा मैंने एक बार बताया था जब चल रहा था कि भाई बिहार का जो राजकुमार जो है वो किसको बनाया गया था, मतलब उस टाइम पे प्रांतपति के तौर पे कुछ दिन के लिए औरंगजेब ने बनाया था। उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं उसी तरह हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसने दारा शिकोह को इसने क्या किया था, देवराई के युद्ध में, ठीक है ना, देवराई के युद्ध में इसने क्या किया था, पराजित किया था। देवराई के युद्ध में, बैटल ऑफ देवराई, कौन सा युद्ध है ये, बैटल ऑफ देवराई, ठीक है ना। इसने क्या किया था, दारा शिकोह को बैटल ऑफ देवराई यानी कि देवराई के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है ना। बैटल ऑफ, इसमें इसने क्या किया था, इसे डिफीट किया था। ही डिफीटेड दारा शिकोह इन द बैटल ऑफ देवराई, ही डिफीटेड दारा शिकोह इन द बैटल ऑफ। अच्छा एक चीज मुझे आप लोगों से पूछना था, मुझे एक बात बताइए, ये तो अब लास्ट चल रहा है, मॉडर्न इंडिया में, हाँ जी मुझे एक बात बताएं आप सब, मॉडर्न इंडिया में कहाँ से शुरू किया जाए, जो बीपीएससी के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है और हम लोग को क्या करना है, बहुत सारी चीजें तो जो बिहार के पर्सपेक्टिव में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप कर भी चुके हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए आप लोग कि मॉडर्न में कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा कमेंट करिए, तो तब तक मैं इसको लिखवा दे रही हूँ। ठीक है ना। इसने, इसके अतिरिक्त हम लोग क्या देखते हैं, कुछ युद्ध जो इसने लड़े थे, जैसे बीजापुर, ठीक है, गोलकुंडा। मॉडर्न में एक बात बताइए, प्लासी से उठाना है या फिर अगर आप कहें कि कांग्रेस की स्थापना से उठाया जाए, जैसा बोलिए। 1857 का रिवोल्ट जैसा आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने पूरा उसमें बिहार के कंटेक्स्ट में, अच्छा रोहन आप आज ही ज्वाइन किए हैं, ओके। 1857 का रिवोल्ट अगर आप लोग को याद होगा तो बिहार के कंटेक्स्ट में वो पूरा हो चुका है आई गेस, मतलब उसमें वहां से नॉर्मल अगर आप बात करें तो उससे ज्यादा मैम मॉडर्न स्टार्टिंग से पढ़ाइए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ये अच्छा हाँ जी बताइए सर, आप सब लोग बताइए, प्लासी से, ओके ठीक है। हाँ मैं जानना चाह रही हूँ ना, आप लोग प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए क्या करना है, ये अब खत्म ही है इनका, इसमें ज्यादा आएगा नहीं,
बीजापुर और गोलकुंडा पर इसने क्या किया था। ये औरंगजेब से रिलेटेड मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बीजापुर पे इसने अटैक किया था 1685 में, ठीक है। इसका जो अभियान था 1687 में हम क्या देखते हैं, इसने गोलकुंडा पर अटैक किया था। उसके अलावा बात करें हम लोग तो मराठों की 4 पीढ़ियों से ये क्या रहा है, लड़ता रहा है। मराठों की 4 पीढ़ियों से यह लड़ा था, ठीक है ना, 4 पीढ़ियों से, यानी 4 जनरेशन ऑफ मराठास इसने क्या किया था, लगातार इसके युद्ध होते रहे थे, ठीक है। सिर्फ 2 ही लोगों ने बताया है, शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई। शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई, ठीक है ना। इन 4 लोगों से हम क्या देख रहे हैं कि इसका रेगुलर क्या रहा था, यानी 4 पीढ़ियों से रेगुलर क्या रहा, इसका द्वंद्व जो है वो बना रहा। ये इसके दक्कन पॉलिसी में आप देख लीजिएगा क्या था कि लगातार इसने क्या किया था, वहां पर अपना एक तरह से इसने क्या किया था कि उत्तर भारत छोड़ के इसका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जा चुका था, पूरा का पूरा इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर था, वो बेसिकली, हाँ, पूरा का पूरा क्या था, जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कहाँ पर था, वो हम लोग देखते हैं कि इसने दक्कन पर अपना पूरा फोकस कर दिया था। तो माना जाता है कि इसके हारने में या इसके टाइम पर मुगलों के कमज़ोर होने में एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है ना। इसके टाइम पर मुगलों का कमज़ोर होने में बहुत बड़ा कारण ये था कि जो शासक है वो मेन जगह पे ना रह के वो रेगुलर कहाँ पर, उसने अपना पूरा फोकस कहाँ कर दिया था, दक्कन पे कर दिया था। हाँ, तो ये क्या रहा, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा ऑफ, इसमें हम कह सकते हैं औरंगजेब का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा क्या था, इसका ड्रॉबैक था। इसने औरंगाबाद को क्या किया था, मुगलों की दक्षिण की राजधानी बनाई थी। इसने औरंगाबाद को क्या किया था, मुगलों की दक्षिण की राजधानी बनाई थी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? मुगलों की दक्षिण की राजधानी बनाई थी, हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, दक्षिण की राजधानी बनाई थी। अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए कि औरंगजेब का साउथ का जो कैपिटल था वो कौन था, तो दैट वाज औरंगाबाद, है ना। औरंगाबाद क्या था, इसके दक्षिण की 1885 से, यानी कांग्रेस की स्थापना से बोल रहे हैं आप, है ना। अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा जो भी है, जो युद्ध वगैरह है वो मैं बताते हुए चलते चलूंगी, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था, ये औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 1707 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इससे ज्यादा देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि इससे ज्यादा जो है ना क्वेश्चन कुछ नहीं बनने वाले हैं। 1700 जो बेसिक चीजें हैं ध्यान रखिएगा, 1707 में क्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अपनी कठोर नीतियों के कारण ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन ये भी है कि इसके बाद कोई मुगल शासक इतना स्ट्रांग नहीं रह सका जितना कि औरंगजेब था। मतलब ये बल के ही इससे, लेकिन था क्या कि ये स्ट्रांग था। और समस्या हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बाद कोई भी ऐसा शासक, जब पोस्ट मुगल पीरियड आता है तो कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो इतना स्ट्रांग हो या कम से कम किसी को चैलेंज दे सके। इसके बाद जो भी शासक आए वो कमजोर आए, और एज अ रिजल्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं किसके ऊपर, मुगलों के ऊपर, ठीक है। 1707 में हम लोग क्या देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब सबसे समस्या इसके साथ यही आता है कि ये दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में था, यानी जहाँ भारत में जहाँ ये शासन कर रहा था उस समय पे, तो दारुल इस्लाम इन द सेंस कि ऐसा जगह जहाँ पे इस्लामिक लॉ काम कर रहा हो, वो इसके चक्कर में था कि ये चीज़ें यहाँ पर क्या हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। बट ये चीज़ें यहाँ पर ये संभव नहीं था, ठीक है ना, ये यहाँ पर संभव नहीं है, ना पहले था ना अब था, तो इसलिए क्या होता है, इसको यहाँ पर दिक्कत आती है, ठीक है। ठीक है, तो ये था क्या आपका ये याद रखिएगा, ये क्या था, ये बेसिकली औरंगजेब के टाइम पर, ठीक है ना, इसने कुछ 2-3 काम किए थे। अगर आपने इधर का लिख लिया होगा ना तो मैं इधर बता देती हूँ। जैसे इसके 2-3 काम में देख लीजिएगा, 2-3 काम में इसने किया क्या था, अगर मान लीजिए कभी डेट पूछ भी दे तो आप उसको क्या करिएगा, जैसे इसने जजिया को पुनः क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था। इसके सबसे खराब कामों में से ये था कि इसने फिर से जजिया स्टार्ट कर दिया था। इसने जजिया कर को पुनः आरंभ कर दिया था, ठीक है, पुनः आरंभ कर दिया था। जजिया कर को इसने पूरा आरंभ किया था,
और कब किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि इसने जजिया को कब से फिर से स्टार्ट कर दिया था, 1668 में इसने क्या किया था, इस टैक्स को क्या किया था इसने, फिर से अगेन रीस्टार्टेड जजिया टैक्स, है ना। इसने स्टार्ट क्या किया था, अगेन रीस्टार्टेड द टैक्सेशन ऑफ जजिया, इसने फिर से स्टार्ट कर दिया था। नहीं, इसको ना 1668 नहीं, 1679 है ये, 1 सेकेंड, 1679 है, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या किया था, हिंदू त्योहार, जो हिंदू लोग जो त्योहार बनाते हैं उसको मनाने से इसने क्या किया था, रोक लगा दिया था। तो मैंने अभी क्या कहा आपसे कि ये बिल्कुल ही इस्लामिक तौर तरीके को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। तो हिंदू त्योहारों पर इसने रोक लगा दिया था। हिंदू, जैसे कि आपने सुना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, ये लोग क्या थे, मिलजुल कर रहते थे, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट इसके में हम लोग क्या देखते हैं, इसने हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दिया था, ठीक है ना। इसने क्या किया था, हिंदू त्योहार पर अब कब लगा दिया था, 1668 में इसने क्या किया था, जो भी फेस्टिवल मनाए जाते थे उस पर क्या किया था, इसने बैन लगा दिया था, ठीक है। और इसका एक चीज़ और ध्यान देगा कि 1675 के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, आफ्टर 1675 जो सिख गुरु हैं, ठीक है ना, सिख गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह के साथ क्या हो जाता है, इसका संघर्ष शुरू होता है। सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, 1675 के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या हो जाता है, इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसकी दक्कन नीति जो थी, इसके फेल्योर होने में सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। हिज दक्कन पॉलिसी वाज द मेन रीजन, इसकी जो दक्कन पॉलिसी थी वो क्या रही थी, मेन रीजन रही इसके फेल्योर होने में। यानी इसका फेल्योर इन द सेंस कि अगर इसका कंसंट्रेशन नॉर्थ इंडिया पे रहता तो मे बी ऐसी स्थिति नहीं आ पाती, ठीक है ना, मे बी ऐसी स्थिति नहीं आ पाती। परंतु इसके दक्कन नीति के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर क्या हो गया, एक जो इसका साम्राज्य था वो कमजोर तो हुआ ही हुआ, और साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस टाइम पर बहुत सारी चीजें जो थी वो समस्या क्रिएट बढ़ने लगी लगातार। खासतौर से इसके अलावा इसकी बात करें कि इस्लामिक नीति को लाना, वो भी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा इसको समस्या के घेरे में ले जाती है ये चीजें, ठीक है ना। इसे लिख लीजिएगा जी। बहुत क्या, हाँ जी, बहुत क्या, जरा बताएंगे क्या बोलना चाह रहे थे। चलिए अब एक काम करते हैं, मॉडर्न पे स्टार्ट करते हैं। अब इसको यहीं अब छोड़िए, औरंगजेब को अब यहीं रहने दीजिए, ठीक है, औरंगजेब को अब यहीं रहने दीजिए। अब हम लोग आएंगे कहाँ पर, हम लोग आएंगे बैटल ऑफ प्लासी पर, ठीक है। हम लोग किस पर आएंगे, हम लोग आएंगे प्लासी का युद्ध। किसके ऊपर आएंगे हम लोग, प्लासी का युद्ध। अब थोड़ा सा क्या है, प्लासी के युद्ध से अब स्टार्ट कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा प्लासी का युद्ध, ठीक है, ये यहीं तक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा फिर से सुन लीजिएगा। औरंगजेब के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी जो डेक्कन पॉलिसी है वो उसके फेलियर होने में, फेलियर इन द सेंस, फेलियर होने का मतलब देखिए, झरोखा दर्शन जो आप कह रहे हैं ना, झरोखा दर्शन वो बेसिकली अकबर ने शुरू किया था, ठीक है ना। झरोखा दर्शन, उसको जिले लाही वो बोलता था कि भाई मैं क्या हूँ, ईश्वर का क्या हूँ, प्रारूप हूँ। और उजाला जो मतलब जो लाइट होती है ना, तो आप एक तरह से मेरे अंदर वो दैवत्व वाली क्या है, भावना है, या वो चीजें मेरे अंदर ईश्वर ने दिया है, जो आप मुझे देखेंगे तो आपको क्या होगा, इससे ईश्वर के दर्शन एक तरह से। तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो अकबर के द्वारा ही क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और इन सब चीजों को इसने क्या किया था, बंद करवा दिया था। इसने सारी चीजों को, यानी कि म्यूजिक बजाना, ये करना, जबकि ये खुद वीणा बजाता था, ठीक है, जबकि ये खुद बहुत अच्छा क्या करता था, वीणा बजाने में मास्टर था, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पर छोड़िए, अब इसको, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न इंडिया पे, फटाफट अब थोड़ा सा क्या करिए, मॉडर्न इंडिया पे। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। ये था औरंगजेब तक का कहानी। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया
आधुनिक भारत। अब देखिए आपको बता देती हूँ कि इसमें चेंजेस कहाँ से आया, चेंजेस इन द सेंस कि जैसा कि कंपनी के बारे में हम लोग बात करें, आधुनिक भारत, ठीक है ना, कंपनी के बारे में हम लोग बात करें, देखिए 2 बैटल हम देख रहे हैं इंडिया में, 2 बैटल से क्या हो रहा है, सिनेरियो ही पूरा चेंज हो गया, ठीक है। एक आ जाइए, एक बैटल है आपको बैटल ऑफ प्लासी, याद रखिएगा, एक क्या है आपका बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं, प्लासी का युद्ध इसको कहा जाता है, ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी, ये कब हुआ है 1757 में। और एक है आपको बैटल ऑफ बक्सर, सिनेरियो कहाँ से चेंज हुआ हम वहां से देखेंगे। एक क्या है आपका बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना, बैटल ऑफ बक्सर, ये कब हो रहा है 1764 में, 1764 ईस्वी में क्या हो रहा है बैटल ऑफ बक्सर, 1764 ईस्वी में हम लोग क्या देख रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, ठीक है ना। बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध जो है ये कब हो रहा है, बक्सर का युद्ध, देखिए ये अंग्रेजों के लिए, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के लिए जो निर्णायक युद्ध रहा, ये बेसिकली था क्या, निर्णायक युद्ध, ठीक है ना, निर्णायक युद्ध। अब आ जाइए इसमें कि ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये देखिए बंगाल के नवाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल का नवाब कौन था भाई, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, इसको सिराज, सिराज भी कई जगह बोला जाता है, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, वर्सेस किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही क्या था, यस रॉबर्ट क्लाइव। जब ये आया था तो उस टाइम पे ये क्या था, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस क्या था, सिराजुद्दौला, प्लासी का बैटल हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में अब आ जाइए, देखिए है क्या, आपके क्वेश्चंस में बोल रही हूँ यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे आपका बात किया जाए कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे भारत में, तो उनके लिए कौन से वो 2 युद्ध सबसे ज्यादा निर्णायक सिद्ध हुए, तो वो 2 युद्ध में हम क्या देख रहे हैं, एक तो हो गया आपको बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ। समस्या क्या थी कि दिस वॉर वॉज नॉट एक्चुअल वॉर, ये एक वास्तविक युद्ध नहीं था, क्योंकि सारी चीजें पहले से ही क्या हो चुकी थी, डील हो चुकी थी, यानी अंदर ही अंदर वो सारी डीलिंग्स जो होते हैं, डील करना इन द सेंस कि बिक जाना, वो सारी चीजें हो चुकी थी, ठीक है। अब जैसे बैटल ऑफ प्लासी में किसका किसका क्या रोल रहा, देखिए इसका जो सेनापति था, सिराज का जो सेनापति था, ध्यान रखिएगा, सिराज का जो सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था, इसके सेनापति का नाम था मीर जाफर, ठीक है ना, मीर जाफर। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, और एक और था जिसका नाम था मीर मदान, ठीक है ना, मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ, याद रखिएगा ये 3 लोगों का रोल हम लोग को दिखता है किसमें, यार लतीफ, ठीक है। इन तीनों ने क्या किया था मिलकर के, एक तरह से इसे चीट किया, चीट इन द सेंस, इसको चीट करने का मतलब होता है धोखा देना। स्टोरी बता देती हूँ इसमें कि सिराजुद्दौला जो था ये क्या था, बंगाल का नवाब था, ध्यान से सुन लीजिएगा, सिराज जो था वो था कौन, ये बेसिकली बंगाल का नवाब था। उस टाइम पर होता क्या है कि जब ब्रिटिशर्स जो थे वो लगातार क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बंगाल को हम किसी भी तरीके से क्या करें, अपने कब्जे में ले लें, या फिर किसी तरह से यहाँ हमारा क्या हो जाए, शासन शुरू हो जाए, ठीक है, शासन शुरू हो जाए। पर समस्या क्या आती है, देखिए समस्या ये आती है यहाँ पर, समस्या के बारे में बात करें तो समस्या क्या आती है कि जो अंग्रेज थे उन लोगों ने क्या किया, इसके ही सेनापति या जैसे मीर जाफर जो था उसे क्या किया, अपने साथ मिला लिया। मिलाने के बाद ये हो गया, इसने कहा कि ठीक है, मैं अगर आपका कमांडर इन चीफ ही अगर बिक जाए युद्ध में, तो ये आप मान के चलिए कि फिर आगे का कोई स्कोप नहीं बचेगा, ठीक है। तो मीर जाफर के साथ क्या हुआ, यही चीजें हुई। इसने क्या किया, ऑलरेडी ये सारे चीजें क्या किया इसने, ये ऑलरेडी इनके बीच में डील हो गई थी कि अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे। लालच ये दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि अगर आप हमें सपोर्ट करो तो हम आपको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे। और इसी लालच में ये क्या करता है, काम करता है। इस युद्ध में ये होता है कि जब बिना, मतलब एक तरह से कहा जाए कि विदाउट, जो जिसमें बिना खून बहे, बिना रक्तपात हुए जो युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध वही था, इसलिए इसको वास्तविक युद्ध भी नहीं कहा जाता है। युद्ध वो होता है जिसमें खून बहे, वॉर हो, लड़ाई हो, तो लगता है कि भाई युद्ध हो रहा है। यहाँ क्या था कि जब बैटल ऑफ, यानी कि जो प्लासी का मैदान था, जो कि आज के टाइम पे बंगाल के नादिया जिले में है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर क्या होता है
कि सिराजुद्दौला पूछता है मीर जाफर से कि क्या स्थिति है। मीर जाफर उसका सेनापति है, तो मीर जाफर ने कहा कि बाप रे, इनके पास तो बहुत सेना है, हम तो हार जाएंगे, ऐसा करिए आप यहाँ से निकल जाइए। तो सिराज क्या करता है, वहां से तब तक में इसको भगा देता है। अब बैटल फील्ड से, रणभूमि से अगर वहां से नवाब निकल करके चला जाए या भाग जाए तो फिर क्या है, वो तो वैसे भी युद्ध हार गए आप, है ना। तो बस यही है, प्लासी के युद्ध में हम लोग क्या देखते हैं, एक पहले से ही प्री प्लान्ड किया हुआ युद्ध था। अगर कभी आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या प्लासी का वॉर एक्चुअल वॉर था, क्या प्लासी का युद्ध वास्तविक युद्ध था, नहीं, प्लासी का युद्ध हम देखते हैं वास्तविक युद्ध नहीं था। हम कह सकते हैं कि प्लासी का जो बैटल है दैट वाज नॉट एक्चुअल वॉर, बिकॉज यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो लड़ाई जो कहते हैं वो हुआ ही नहीं, ठीक है, लड़ाई जो था वो हुआ ही नहीं। अब आते हैं हम लोग बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पर भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या था, बैटल ऑफ बक्सर में देखिए, मीर जाफर जो था, जब मीर जाफर सेनापति बनता है, यानी जब बंगाल का नवाब बनता है, तो अंग्रेज तो भाई अंग्रेज ठहरे, इन्होंने बना तो दिया, और ये जो मीर जाफर था एक तरह से इनका पपेट जिसको आप कहते हैं कठपुतली शासक वही था। और इन्होंने ये सोचा था कि हम जितना भी पैसा मांगेंगे, जितने भी मनी मांगते रहेंगे, देते जाएंगे, वो ये देगा और हमारी सारी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारे जो भी नीड्स हैं वो ये पूरा करेगा। तो एक हर किसी की भी जो डिमांड्स होते हैं वो आप एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही पूरा कर सकते हैं जब तक आपकी कैपेसिटी होती है, लेकिन जब आपकी क्षमता नहीं रहेगी तो एक टाइम पे आप भी क्या करेंगे, कहेंगे नहीं भाई हमसे नहीं होगा, आई एम नॉट एबल टू मतलब डू एनीथिंग फॉर यू, अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब मीर जाफर को ये लग गया कि ये रेगुलर जो है इसके डिमांड्स कम नहीं हो रहे हैं, रेगुलर इनके डिमांड बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में उसने क्या किया, फाइनली उसने भी हाथ खड़े कर दिए और उसने ये कहा कि भाई अब जो है मेरे से, उसने ये कहा कि अब मुझसे नहीं होने वाला है। तो उसने अपने ही दामाद और अपने रिलेटिव जिसका नाम था मीर कासिम को उसने क्या किया, गद्दी दे दी, ठीक है। तो मीर कासिम को जब गद्दी दे दी तो मीर कासिम भी शुरू में क्या करता है, अंग्रेजों के डिमांड फुलफिल करता है कि चलो भाई ठीक है, लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि अंग्रेजों की जो डिमांड थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में मीर कासिम को भी क्या होने लगा, लेकिन मीर कासिम धीरे धीरे क्या था, वो था तेज शासक, तेज इन द सेंस की उसने शुरुआत में तो बात मानी लेकिन बाद में उसने बात नहीं मानी, वो पपेट का रोल उसने प्ले नहीं किया। और यहीं पर होता है प्रॉब्लम इससे ये होता है, इसके बाद समस्या ये होती है कि अंग्रेजों को ये फील हो जाता है कि ये व्यक्ति हमारे हिसाब से काम नहीं करने वाला है। अब ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों के सामने एक ही विकल्प था कि ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसे हटाते हैं और फिर से हम मीर जाफर को लाते हैं। तो यही सीन चलता है वहां पर बंगाल में, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि बैटल ऑफ बक्सर का कारण क्या था, देखिए यही मीर जाफर, समझिएगा बंगाल का ये क्या बना, नवाब बना। मीर जाफर जो है ये क्या बना, बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना, ठीक है। कब बना ये, 1757 का प्लासी वॉर के बाद ये क्या बन रहा है, बंगाल का नवाब बना, ठीक है। इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि मीर जाफर जो है वो कब से कब तक रहा, तो 1757 से 60 तक ये क्या रहा, नवाब रहा। लेकिन ये बहुत तंग आ चुका था तो फिर इसने फाइनली ट्रांसफर कर दिया किसको, यानी अपने ही मीर कासिम को बोला कि भाई अब तुम आ जाओ, ये मेरे बस के नहीं है, ठीक है ना, ये जो है ब्रिटिशर्स के जो डिमांड है ये मेरे से पूरे नहीं होने वाले हैं। मीर कासिम, अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर कब हो रहा है, 64 में हो रहा है। तो 1764 यानी 4 साल में मीर कासिम ने भी क्या किया कि शुरुआत में तो खूब थोड़ा बहुत काम किया इनके लिए, बाद में मीर कासिम अपने हिसाब का इंसान था, वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। उसने जैसे कैपिटल जो है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, अब वहां से उठा करके वो कहाँ आ गया, मुंगेर आ गया, मुंगेर के बाद मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देता है, वहां से उसके बाद वहां पर एक अस्त्र शस्त्र का यानी वेपन फैक्ट्री वहां पर एस्टेब्लिश कर देता है। तब अंग्रेजों को लगता है कि भाई साहब ये तो हमसे भी ज्यादा आगे भाग रहा है, तो इसको क्या करो, इसे हटाओ, ठीक है। तो 1764 में हम लोग क्या देखते हैं कि इसी टाइम पर इसे क्या किया गया, इसे हटा करके यानी इसको रिप्लेस करके अगेन मीर जाफर को लाया गया, अगेन क्या किया गया, मीर जाफर को लाया गया। और यही बात मीर कासिम को नागवार गुजरी कि जब मैं नवाब हूं ऑलरेडी, मेरे रहते भर में मीर जाफर को क्यों लाया गया, ठीक है ना, मीर जाफर को क्यों नवाब बनाया गया। तो बस इसके बाद क्या था, मीर कासिम एक्टिव हो जाते हैं। मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने एक सैन्य गठबंधन बनाया और उस सैन्य गठबंधन से कहा कि अब हम लोगों का समय आ चुका है कि इन ब्रिटिशर्स को अब बताया जाए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं ये कुछ ज्यादा ही क्या हो चुके हैं, ये अब जो है ये हाथ से निकलते जा रहे हैं। तब इसने क्या किया, मीर कासिम ने क्या किया, यहाँ पर आ जाइएगा, मीर कासिम ने क्या किया, इसने बनाया एक सैन्य गठबंधन, ठीक है। इसने क्या बनाया, एक सैन्य गठबंधन जिसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री अलायंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिलिट्री अलायंस।
ठीक है ना, मिलिट्री अलायंस इसने बनाया, एक सैन्य गठबंधन। और इस सैन्य गठबंधन में कौन कौन से लोग थे ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें एक तो अवध का नवाब था, एक कौन था, अवध का नवाब। अगर इधर का, हाँ जी, इस साइड का लिख लिया है आप लोगों ने? अच्छा अच्छा अच्छा, कासिम और जाफर दोनों के बारे में पहले एक बात बताइए, ये लिख लिया है आप लोगों ने, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? देखिए पूरी कहानी चल रही है, ठीक है, इस कहानी को उसी कहानी में समझो तो आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ बस समझने की जरूरत है। हाँ जी, ये लिख लिया है आप लोगों ने, जूम वाले? हाँ जी, जूम वाले आप लोगों ने लिख लिया? अच्छा, ऐप, इसमें कमेंट में क्या कहते हैं, पूनम विष्णु, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? मैं इस पे चलूं आगे? देखिए मैं बता देती हूँ, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में अगर हम लोग बात करें, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम लोग बात करें, सॉरी, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसने क्या किया था, एक सैन्य गठबंधन बनाया था, ठीक है, एक मिलिट्री अलायंस। इसको कहते हैं सैन्य गठबंधन, इसे क्या कहते हैं, सैन्य गठबंधन, ठीक है। इस सैन्य गठबंधन में कौन से लोग थे, तीन, ठीक है। अब तीन में कौन है, देखिए एक तरफ तो बंगाल का नवाब जो कि कासिम था, जिसको हटा करके जाफर को बनाया गया, तो बंगाल का नवाब। इसको इसी बात का अफसोस ये लगा ना, ईगो किस बात का हट हुआ। बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम, मीर कासिम, यानी बंगाल का नवाब कौन था इस टाइम पे, मीर कासिम। स्वाति आर यू देयर, आज हैं क्लास में आप? मीर कासिम। दूसरा कौन है, अवध का नवाब, दूसरा कौन है, अवध का नवाब, यानी नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। और इसका नाम क्या था, हिज नेम वाज शुजाउद्दौला। इसका नाम क्या है, शुजाउद्दौला। याद रखिएगा, ये ना सिराजुद्दौला नहीं है, शुजा, शुजा और सिराज में फर्क है, याद रखिएगा इसको। हिज नेम वाज शुजाउद्दौला। और तीसरा जो है वो कौन है, मुगल बादशाह। तीसरा जो है वो कौन है, ही वॉज मुगल एम्परेयर, मुगल एम्परेयर। इसका क्या नाम है, इसका नाम था शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय भी बोलते हैं इसको, एंड इन इंग्लिश वी कैन से शाह आलम सेकेंड, ठीक है। आज ये इसको हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, मिलिट्री अलायंस था ये, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, ये तीन लोगों के साथ इसने क्या किया था, गठबंधन करके कौन सा युद्ध लड़ा गया, इस गठबंधन के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो युद्ध हुआ था कौन सा, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अच्छा एक चीज और है, सुन लीजिए, जैसे आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, सैन्य गठबंधन में कौन लोग थे, देख लीजिए, बंगाल का नवाब जो कि खुद क्या था, मीर कासिम। द सेकेंड वन इज नवाब ऑफ अवध, जिसका नाम क्या था आपको, शुजाउद्दौला। और तीसरे पे कौन था, मुगल बादशाह, तीसरे पे कौन था, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, ठीक है ना। तीसरे पे कौन था, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। लिख लीजिएगा इसे। यहां तक क्लियर है ना कि बैटल ऑफ बक्सर जो है किसके किसके बीच हो रहा है। अच्छा हाँ, बैटल ऑफ बक्सर में एक क्वेश्चन आप लोग का ये भी हो सकता है बन जाए कि अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिशर्स इन बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। यस एग्जैक्टली करेक्ट शुभम, हेक्टर मुनरो वाज द कमांडर इन चीफ इन बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में वो क्या था, वो सेनापति था। अगर पूछ दिया जाए कि इसमें ब्रिटिशर्स का जो कमांडर इन चीफ है, ब्रिटिशर्स का क्या है, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है ना, यानी सेनापति, अंग्रेजी सेनापति कौन है इसमें, ही वॉज हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है। इसका नाम क्या था, हिज नेम वॉज हेक्टर मुनरो। तो
तो अगर इससे क्वेश्चन बनता है, हाँ जी रोहन बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही बताया, क्योंकि है क्या ना, कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं आ जाते हैं, इससे क्वेश्चंस क्या होते हैं कभी कभी आ जाते हैं, इससे क्वेश्चंस क्या होते हैं कई बार आ जाते हैं, ठीक है। हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, ये बताइए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने हेक्टर मुनरो। तो ये याद रखना है कि बैटल ऑफ बक्सर में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये किसका अलायंस था, बेसिकली ये अलायंस किसका था, तो देखिए ये सैन्य गठबंधन किसका किसका था, बंगाल के नवाब का, अवध के नवाब का और मुगल बादशाह, राइट इट, ओके। ओनली रोहन यू राइट इट और अदर, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों ने लिख लिया, अच्छा जी चले आगे बढ़े अब, ओके। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि जब ये ओके ओके ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये युद्ध हो जाता है, बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, चलिए आप लोगों ने लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, थोड़ा सा क्या कीजिए ना, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, स्लाइटली, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ बट स्लाइटली थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन कौन था, तो देख लीजिए इसमें कौन थे, इसमें आप समझ ही गए हैं, ये एक सैन्य गठबंधन था जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, हाँ, एंड दिस वाज एक्चुअल वॉर, ये एक एक्चुअल वॉर था, ये वास्तविक युद्ध था, क्योंकि इसमें प्रॉपर क्या हुआ है, लड़ा गया है, युद्ध किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आते हैं, देखिए जब ये युद्ध हुआ ना, तो हुआ क्या कि इसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत जाते हैं, और ये जो सैन्य गठबंधन थी ये क्या हो जाती, हार जाती है। यानी बक्सर के युद्ध में हम लोग क्या देख रहे हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जीत जाती है, अंग्रेजी सेना जीत जाती है, ठीक है ना, अंग्रेजी सेना जीत जाती है, और इसमें जो सैन्य गठबंधन यानी मीर कासिम का जो सैन्य गठबंधन है वो उसकी हार होती है। मीर कासिम के सैन्य गठबंधन के सैन्य गठबंधन की हार होती है, ठीक है, की हार होती है। यानी क्या होता है कि ये डिफीट हो जाते हैं ना, हार इन द सेंस की डिफीटेड, ये हार जाते हैं, मीर कासिम की जो अलायंस थी ये हार जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन शुरू होता है, ड्वेल, इसको ड्वेल गवर्नमेंट भी कहते हैं और डाइयार्की भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन शुरू होता है। बंगाल में क्या शुरू हो रहा है, द्वैध शासन शुरू होता है। इस युद्ध के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, बंगाल में क्या शुरू हो रहा है, द्वैध शासन शुरू हो रहा है, ठीक है, द्वैध शासन शुरू होता है या ड्वेल गवर्नमेंट। इसको जो इंग्लिश मीडियम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, या तो ड्वेल गवर्नमेंट लिख लीजिए, या तो ड्वेल गवर्नमेंट, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइआर्की, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइआर्की, ठीक है। तो द्वैध शासन, यहाँ पर ध्यान रखना, जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया था, मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ क्या किया था, इन लोगों ने 2 संधियां की थी, याद रखिएगा। इस युद्ध के बाद यानी आफ्टर दिस युद्ध, यानी यहाँ पर आ जाइए, इस युद्ध के बाद क्या कंडीशन हुआ भाई, इस युद्ध के बाद क्या हुआ हम देखते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है ना, इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि प्रथम यानी फर्स्ट, और इलाहाबाद की संधि सेकंड, 2 होती है ये संधि, और इलाहाबाद की संधि सेकंड। देखिए याद रखिएगा, जो ड्वेल गवर्नमेंट जो इन लोगों ने शुरू किया था, इसको समाप्त किया था किसने, हेस्टिंग्स ने। याद रखिएगा, ये जो 1764 के बाद जो बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो जाता है, उसकी समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। इलाहाबाद की संधि हम लोग देख रहे हैं, इलाहाबाद की संधि सेकंड,
ठीक है, दोनों में ज्यादा का फासला नहीं है, सिर्फ क्या है, डेट का अंतर है। क्या है, डेट का अंतर है। डेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे 12 अगस्त, याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह के साथ किया गया था। ये नीचे दिख जा रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? अच्छा, और ये वाला जो है, सेकंड वाला जो है, ये अवध के नवाब के साथ किया गया था। ये अवध के नवाब के साथ किया गया था, ये वाला के साथ संधि किया गया था। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं, ऑलरेडी क्या हो चुका है यहाँ पर, हाँ इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे बैटल ऑफ बक्सर हो गया, तो बक्सर के बाद हम लोग फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अगेन अब हो क्या रहा है, तो अगेन ये हो रहा है कि इसके बाद जो है अब, हाँ बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी क्या हो गया, मीर कासिम बाद में मारा गया, और फिर से जो है मीर जाफर जिनका पसंदीदा था वो क्या होता है, उसको ये लोग एक पपेट शासक की तरह या पपेट रूलर की तरह, तो बंगाल तो वैसे भी इनके हाथ में जा चुका था पूरी तरह से, बच गए 2 लोग। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि मैम बंगाल के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि क्यों नहीं की गई, अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझ लेना है। हाँ जी, इसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझ लेना है, समझना है इन द सेंस, हाँ जी लिख रहे हैं इसको, जैसे समझने की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या करना है, जैसे इलाहाबाद की संधि फर्स्ट और सेकंड 2 संधि हो रही है, ठीक है, ये मुगल बादशाह के साथ हुई थी, याद रखिएगा, और ये वाला जो है ये अवध के नवाब के साथ हुई थी। मैंने क्या कहा कि बंगाल ऑलरेडी इनके हाथ में जा चुका है, तो बंगाल के लिए ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि अब बंगाल में जो भी शासक ये लोग लाएंगे वो कैसा शासक होगा, वो पपेट ही रूलर होगा, वहां पर उनके हिसाब का ही रूलर क्या है वहां पर आएगा। तो बंगाल की स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, जो इनके लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा फेवरेबल रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है। इसको तब तक लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ था क्या इसमें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें था क्या। ठीक है, इसको लिखिए, पहले इसको पहले लिख लीजिए। आपको बता देती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। ठीक है, इसमें बता देते हैं हुआ क्या था। ये लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी ये लिख लिया, जूम वाले लिख लिया आप लोगों ने। देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की सेकंड संधि, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, यहीं से हम लोग क्या देखते हैं, चेंजेस आता है। चेंजेस इन द सेंस की ड्वेल गवर्नमेंट की स्थापना या द्वैध शासन की स्थापना की शुरुआत क्या देख रहे हैं, फर्स्ट संधि से शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसका मैंने नहीं लिखा, ये 12 अगस्त हुआ, ये 16 अगस्त है, सॉरी ये 16 अगस्त है। ये क्या हो गया, ये कब हो रहा है, ये 16 अगस्त को हुआ था, याद रखिएगा। एक 1765 में ही हो रहा है ये दोनों के दोनों कब हो रहे हैं, 1765 में ही हुए हैं ये दोनों के दोनों। हाँ जी लिख लिया आप लोगों ने इसे, नीरज, रोहन, शुभम, हो गया ये। तो ये याद रखना है आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बंगाल में अगर पूछ दिया जाए कि द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई है, तो अनडाउटेडली दैट इज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी शुरुआत हो जा रही है। क्या था इलाहाबाद की संधि, बस समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको बताती हूँ इलाहाबाद की संधि में था क्या। इलाहाबाद की संधि, इसको कहेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, देखिए इसमें था क्या, इसमें ये हुआ कि जो मुगल बादशाह है, यहाँ पे देखिए 2 लोग पे क्या किया गया, अब ईयरली जो है पैसा देने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है ना, जैसे कि मुगल बादशाह और बंगाल का नवाब, ठीक है ना। इन दोनों पे क्या किया गया, यानी मुगल बादशाह और जो बंगाल का नवाब है, ठीक है ना, इन दोनों पे क्या किया गया, इन दोनों पे ये किया गया कि जो फर्स्ट जो हुआ है उसमें ये था कि 26 लाख रुपया जो है
मुगल सम्राट को इसमें यह किया गया कि हम आपको सालाना अब क्या देंगे, एक तरह से 26 लाख रुपया आपको क्या किया जाएगा, 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को दिया जाएगा सालाना। यानी अब आप सारे टैक्सेशन नहीं उठा सकते हैं। 26 लाख रुपया कौन देंगे, अंग्रेज देंगे। कौन देंगे, अंग्रेज, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ पेंशन भी कह ले सकते हैं कि नहीं नहीं करके ये उसी प्रकार का था। इसमें क्या था, बंगाल के नवाब में क्या था, इनको ये था कि आप हमें 53 लाख रुपया देंगे। हाँ 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 हाँ, मैम सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला, हाँ अलग है, दोनों अलग अलग है। शुजा जो है समझ लीजिए, शुजाउद्दौला में शुजा लगा हुआ है, याद रखिएगा, और सिराजुद्दौला में सिराज है। इससे आप क्लियर हो सकता है, ठीक है ना, इससे आप क्लियर हो सकते हैं। तो ये देखिए है क्या कि मुगल बादशाह पे क्या किया गया, यानी एक तरह से जो अब मुगल बादशाह का जो पावर है ना, पावर क्या किया गया, कम किया गया। पहले समझ लीजिए, अभी परेशान नहीं होना, पैसे प्यारा करके परेशान बिल्कुल नहीं होते कि पैसा क्या है। मुगल बादशाह की पावर को क्या किया गया, कम किया गया, इससे कम किया गया। यानी अब जो है आप क्या है, नाम नाम के रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इलाहाबाद की संधि हुई, प्रथम और सेकंड पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस पे, हम बात करें कि इसका आउटपुट क्या आया। तो इसका आउटपुट देखिए हम बताते हैं क्या रहा। बंगाल के नवाब जो है इनके यहाँ कर दिया गया दो चीजें। अब वो दो चीजें क्या थी, एक तो किया गया दीवानी, ठीक है, और एक किया गया निजामत। निजामत और दीवानी, ये दो चीजें बंगाल में क्या की गई, द्वैध शासन के तौर पर। अगर आप देखें कि बंगाल में द्वैध शासन के तौर पर क्या चल रहा था, तो बंगाल ये यहाँ पर चल रहा था द्वैध शासन के तौर पर, ये ड्यूअल गवर्नमेंट के तौर पर क्या था, दीवानी और निजामत में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं निजामत, ठीक है। तो अब आ जाइए निजामत में, देखिए ध्यान रखिएगा, जो बंगाल में किया गया इसमें आ गया प्रशासन। निजामत में क्या है, बेसिकली प्रशासन। प्रशासन इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम बंगाल का नवाब अब देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। प्रशासन से संबंधित सभी कार्य जो हैं वो कौन देखेगा, बंगाल का नवाब देखेगा। जैसे कि पुलिस प्रशासन हो गया, जैसे कि पुलिस व्यवस्था, ठीक है। उसके अलावा न्यायिक व्यवस्था यानी जुडिशियरी सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियरी सिस्टम, ये निजामत में दे दी गई। दीवानी की बात करें तो जितने भी प्रकार के कर संग्रह, दीवानी में अगर हम लोग बात करें तो कर संग्रह यानी टैक्स को कलेक्ट करना, उसके अलावा वित्त यानी पैसे से संबंधित जो भी मैटर है वो अंग्रेज के पास जाएगा। ये दीवानी किसको मिला, ये मिला अंग्रेजों को। ये किसको मिल गया, अंग्रेजों को, ठीक है। निजामत किसको दिया गया, बंगाल के नवाब को। निजामत किसको दिया गया, बंगाल के नवाब को, ठीक है ना। निजामत किसको दे दिया गया, बंगाल के नवाब को। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बंगाल के नवाब को क्या दिया गया, यहाँ पर निजामत, ठीक है ना। बंगाल के नवाब को क्या किया गया, यहाँ पर निजामत दे दिया गया, ठीक है। तो निजामत का मतलब ये था कि अब आप क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी यहाँ के जो भी स्पेशली आप कह सकते हैं कि जितने भी टैक्सेशन है, वित्त है, ये सारी चीज क्या करिएगा, अब आप देखना है आपको पैसे के मामले में। दीवानी का मतलब ही हो गया क्या कि पैसे का मामला, और पैसा का सारा मामला अब कौन देखेगा, ये सारे के सारे पैसे के मामले अब अंग्रेजों के पास चले गए, ठीक है, अंग्रेजों के पास चले गए। और इस तरह के जो काम है, ठीक है, हाँ, इस तरह के जो भी काम है वो कहाँ किसके पास दे दिया गया, वो इन लोगों ने दिया किसे, ये इन लोगों ने दिया आपको कि पुलिस, न्याय, जिसमें कि कोई प्रॉफिट नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल वर्क जो है वो दे दिया बंगाल के नवाब को। वो किसे दे दिया गया, बंगाल के नवाब को। जो भी नॉन प्रॉफिटेबल वर्क है वो इन लोगों ने क्या किया था, ये इन लोगों ने बंगाल के नवाब को दे दिया था, ठीक है। ये इन लोगों ने क्या किया, बंगाल के नवाब को दे दिया था। और याद रखिएगा, जैसे अगर आपसे बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जनक कौन था, कौन लेकर आया था द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट, दैट वाज लियोकार्टिस। इसका नाम क्या था, लियोकार्टिस। लियोकार्टिस क्या था, द्वैध शासन का जनक माना जाता है, यानी ये कॉन्सेप्ट यही लेकर आया था। और द्वैध शासन को बंगाल में समाप्त किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे क्या किया, समाप्त किया 1772 में। ये समाप्त कब हुआ, 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, ठीक है।
वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। फिर से सुन लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और है यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, इलाहाबाद की संधि हुई थी जिसमें थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ। एक जगह 26 लाख है। विष्णु आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना। चलिए आप लोगों के लिए ना एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप मुझे कल बताइएगा। 26 लाख, कल फ्राइडे है क्या, एक मिनट मैं देख लूं पहले। मैम रावत का लाइव लेकर आया था, कौन सा रावत का, गौरव, संधि के बारे में बता दूं। हाँ जी गौरव, क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आई, मुझे नहीं समझ में आया। रावत क्या बोलना चाह रहे हैं गौरव, व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाई आपने क्या लिखा है। हाँ जी सुनिए फिर से, मैं आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। 26 लाख रुपए और इसमें था एक जगह 53 लाख रुपए, ठीक है ना, 53 लाख रुपए। ये आपको बताना है कि ये किसके साथ हुआ था, बंगाल के नवाब, सॉरी अवध के नवाब के साथ, मुगल बादशाह को। ये जो पैसे हैं ना 26 और 53 लाख का कॉन्सेप्ट, ये आप थोड़ा सा कल क्या करिएगा मुझे बताइएगा। जहां ज्यादा कंफ्यूजन हो वहां खुद पे क्या कीजिए। रॉबर्ट को रावत बोल रहे हैं, अरे भाई आपने तो पूरा नाम ही उसका अंग्रेजीकरण से उसका शुद्ध देसीयकरण कर दिया गौरव आपने। मैं नहीं समझ पाई कि क्या बोल रहे हो। शुभम गजब, आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर शानदार है, सीरियसली आप समझ गए। मैं नहीं समझ पाई कि क्या बोल रहे हैं ये, मैं सच में नहीं समझ पाई कि ये बोल क्या रहे हैं ये। रावत, मैं सोच रही हूँ रावत कौन है भाई, कुछ रावत का लाइव लेकर आया था, मैं नहीं समझ में पाया। और शुभम समझ गए, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका शुभम। गौरव, रॉबर्ट क्लाइव लेकर आना जो आप कह रहे हैं ना, कि आपका कहना है कि मैम द्वैध शासन, देखिए लेकर आना और प्रॉपर इंप्लीमेंट होना, क्या बंगाल जो है इसके पहले रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे पूरी तरह से बंगाल इन लोग के हाथ में आ चुका था क्या, बताइए जरा मुझे। हाँ जी, रॉबर्ट क्लाइव से जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तो क्या बंगाल का पूरा शासन रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में आ चुका था, नहीं आया था ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं प्रॉपर, देखिए एक होता है, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कहना और एक होता है कब से लागू हुआ, ठीक है ना, कब से लागू हुआ। तो कब से लागू हुआ के बारे में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, दावत शासन लेकर रॉबर्ट, अरे बाबा गौरव थोड़ा सा क्या करिए, पहले तो सुधार करिए लिखने में, दावत शासन नहीं द्वैध शासन। गौरव क्या किए हुए हैं आज आप लोग, दावत शासन ऐसे ऐसे वर्ड लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लिख क्या रहे हैं आप। गौरव थोड़ा सा सुधार करिए, द्वैध शासन, DWAIDH, इसको द्वैध शासन कर लीजिए, ठीक है। अब सुनिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, लेकर आना नहीं मतलब है, प्रॉब्लम जो पूरी तरह से बंगाल कब चला गया इनके हाथ में ये देखना है, ठीक है ना। गौरव थोड़ा सा क्या करिए प्लीज, थोड़ा सा सुधार करिए लिखने में, आगे नहीं तो समस्या आएगी कि बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है आपका स्पेलिंग में। चलिए आगे आते हैं हम लोग। गौरव समझ गया ना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जिनको नहीं समझ में आया इलाहाबाद की संधि फिर से सुन लीजिएगा, मैं फिर से बता देती हूँ। गौरव आप भी सुनिएगा ध्यान से, देखिए जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी उसके बाद प्रॉपर तरीके से बंगाल में द्वैध शासन काम कर रहा था, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आया फिर से सुनिएगा। द्वैध शासन में दो चीजें की गई थी, एक दीवानी का कॉन्सेप्ट था और एक निजामत का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो दीवानी की अगर हम लोग बात करें तो दीवानी का मतलब ये होता था कि जितने भी वित्त, कर, पैसे से संबंधित जो भी मैटर थे वो सब किसके पास रहेंगे, वो अंग्रेजों के पास रहेंगे। निजामत के बारे में बात करें तो निजामत में हम लोग क्या देखते हैं, जो आपको पुलिस सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो कार्य है वो किसको दे दिया गया, बंगाल के नवाब को। तो इसका मतलब है अगर आप ध्यान से इसको देखें कि ये जो इलाहाबाद की संधि या ये जो द्वैध शासन चल रहा था इसमें प्रॉफिट किसको हो रहा है, तो अनडाउटेडली प्रॉफिट सीधे सीधे किसको जा रहा है, ब्रिटिशर्स को जा रहा है। क्योंकि जितना भी, जैसे देखिए स्टेट गवर्नमेंट ही है हमारी, तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कैसे मिलता है, जो अलग अलग टैक्स या रेवेन्यू जो जनरेट जो होता है उसी से ना स्टेट गवर्नमेंट मजबूत होता है, फिर बजट बनता है, फिर उसको क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग जगह पे एक आंकड़ा निकाल के। तो है क्या यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कंडीशन, कि यहाँ पर ये था कि जितने भी प्रॉफिट वाले जो सेक्शन थे वो कौन ले चुके थे, अंग्रेज ले लिए, और इन्होंने कहा आप प्रशासन चलाओ और ये सब चीजें आप देखो। और इस तरह से क्या था, इस टाइम पे बंगाल में खुली छूट हो गई इन लोगों को, और अंग्रेजों ने जम करके पैसे क्या किए, उगाए हैं, यानी खूब पैसा इन लोगों ने क्या किया यहाँ पर कमाया।
इसके बाद एक चीज और है कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या था, इन्वॉल्वमेंट किसका था, मुगल बादशाह का भी था। तो मुगल, जब बैटल ऑफ बक्सर आप हारे हैं तो इसका मतलब है मुगल बादशाह भी हार चुका है। तो मुगल बादशाह का हारना ये अपने आप में एक तरह से क्या था, क्लियर साइन था कि अब मुगल बादशाह जो है वो पहले की तरह स्ट्रांग और शक्तिशाली नहीं रहे। क्लियर है? तो उनको क्या कर दिया गया, एक फिक्स अमाउंट फिक्स किया गया कि आपको इतना हम लोग देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, अब आप चुपचाप से रहिए। यानी एक कितना भी जनरेशन, मतलब अगर टैक्स जो है जनरेट होगा, मुगल बादशाह के पास इतना ही जाना है। ये कहते हैं ना 26 लाख की पेटी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखते हैं क्या कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो इंडिया में चेंजेस आया, यानी इलाहाबाद की संधि में नहीं, बेसिकली जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो चेंजेस आया वो चेंजेस यही था कि बड़े लेवल पर हम लोग क्या देखते हैं कि पूरे बंगाल में इनकी, यानी जो अंग्रेज हैं उनकी डोमिनेंसी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, किनको, कौन बोल रहे थे, नीरज। हाँ जी नीरज, अब क्लियर है? अब क्लियर है आप लोगों को? जूम वाले क्लियर है अब? जूम का इतना साउंड कम कर देते हैं, मैं सुन ही नहीं पाती हूँ। एक मिनट देखूं मैं, पता नहीं कैसे वॉल्यूम देते हैं, रुकिए। हाँ जी जूम वाले, हाँ अब ठीक है, अब सुनाई दे रहा है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, दीवानी और निजामत क्या था? ठीक है ना? तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि दीवानी का मतलब ही समझ लेना। कहते दीवान जी, दीवान जी क्या करते, जैसे अगर नहीं समझ में आए, नहीं रोहन, निजामत और दीवानी सेम नहीं है, मैं यही तो बता रही हूँ आपको। देखिए ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, दीवानी में हो गया सारे फिनेंशियल मैटर, टैक्सेशन मैटर, ये सारे मैटर दीवानी है। और ये सेक्शन लिया किसने, ब्रिटिशर्स ने लिया। मैं फिर से समझा दे रही हूँ, ये सेक्शन किसने लिया, ये सेक्शन ब्रिटिशर्स ने लिया। निजामत के बारे में बात करें तो निजामत मतलब होता है प्रशासन चलाना। प्रशासन चलाने का काम जो है वो किसने लिया था, प्रशासन चलाने का काम लिया किसने, दे दिया गया बंगाल के नवाब को। ठीक है Rohan, is it clear? Nizamat and Diwani is not same. Nizamat is basically administration. It is related to administration and Diwani is related to financial matters और जो भी taxation matters होता है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो 1764 का बक्सर की जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये हमने यहाँ पर क्या किया है आपको बताया है। ठीक है, ये हमने क्या किया है आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, क्या पूछ रही है, ये बंगाल के नवाब के साथ? हाँ 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 हाँ, हम्म, हाँ हाँ, हम्म। देखिए आपको बता दें, आपको जैसे आप सोच रही होंगी कि मैम अवध के नवाब के साथ क्या हुआ, यही आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है ना? हाँ हाँ, अच्छा ये द्वैध शासन, देखिए द्वैध शासन का आपको मैं बता दे रही हूँ, द्वैध शासन ये प्रॉपर बंगाल में ही चला था। ठीक है ना, द्वैध शासन का जो कॉन्सेप्ट है, तभी तो वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, तो बंगाल में इसने सबसे पहले क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त किया। प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुन लीजिएगा, द्वैध शासन जो है वो पूरी तरह से कहां पर था, बंगाल में इंप्लीमेंट था। अब आप पूछेंगे कि मैम अवध के नवाब के साथ क्या हुआ, तो देखिए अवध के नवाब के साथ इसने ये किया था कि ऑलरेडी कुछ चीजें फिक्स कर दी। फिक्स इन द सेंस इसने ये कहा कि आपका जो भी विदेशी मैटर होता है उसमें अब हमारा इंटरफेरेंस रहेगा, हमारी जो रेजिडेंस होते हैं, जो ब्रिटिश रेजिडेंस होते हैं, वो अब अवध में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह की कुछ शर्तें अवध में भी इसने क्या की, लागू की। हाँ हाँ, सालाना 50 नहीं, 56 लाख के आसपास में था। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अवध के साथ कुछ शर्तें लगा दी गई ना। अवध में द्वैध शासन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए तीन चीज है, तीन लोग इन्वॉल्व थे ना इसमें। जो मुगल बादशाह है उसको कह दिया गया कि हम आपको इतना पैसा अब साल का देंगे, अब आप उसके से शांत रहिए। ठीक है, उसके बाद आपको किसी भी मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करना। ये था मुगल बादशाह के साथ कहानी।
दूसरी बात करें अवध के नवाब के साथ, तो अवध के नवाब के साथ भी क्या कर दिया इसने कि कुछ चीजें फिक्स कर दी, जैसे आपका जो इंटरनल जो विदेशी मैटर वगैरह हो गया, हम अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखेंगे आपके यहाँ पे, तो इस तरह की शर्तें क्या किया इसने अवध के नवाब के साथ लगा दिया। ठीक है, बंगाल में ऑलरेडी क्या किया इसने द्वैध शासन लगा दिया। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है ना, ऑलरेडी क्योंकि इस संधि कर रहे हैं, तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए, ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे ना, इन्हें हमेशा पता था कि पैसा कहाँ से ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है ना, तो पैसा जहां से अच्छा आएगा उसको अपने कंट्रोल में कर लो, और वो जब अपने कंट्रोल में, इनका देखिए एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम फाइनेंशियल मजबूत होंगे, पैसे से मजबूत हो जाएंगे, तो हमें कोई कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी। और ये हुआ भी था। सर जॉर्ज सुल्लीवान एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि हमारा जो सिस्टम है कुछ ऐसा है कि ये गंगा के पास की जितनी भी चीजें हैं उसको निचोड़ करके टेम्स नदी में गिराता है लंदन के। तो इनकी व्यवस्था कुछ वैसी ही थी कि जहां पर जो चीजें ज्यादा से ज्यादा क्या था, इनका मुद्दा ही ये था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल लो। ठीक है ना, मुद्दा ही ये था कि ज्यादा से ज्यादा क्या करो, यहां से पैसा निकाल लो। ठीक है, ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया ये अब? हाँ जी, ये यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो चेंजेस आता है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आए। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ जी, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो था आपको कि 2 निर्णायक युद्ध जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किए गए, लड़े गए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्या करिएगा, एक टॉपिक आता है। अब ये यहाँ पर आप लोग बताइए क्या करना है। अब हम लोग रिवोल्ट पे चले 1857 के, या फिर आप लोग क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, इमरजेंस ऑफ रीजनल जो स्टेट थे, उस किस तरह से जो इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, रिवोल्ट, कौन सा रिवोल्ट? हाँ जी, सुनिए, वैसे एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए बीपीएससी के पीटी में ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा जो है आपको स्टेट से कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन बट स्टिल थोड़ा बहुत क्या है मैं आपको जैसे बता देती हूँ कि कौन कौन सा युद्ध हुआ था। हाँ जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं और लोगों से पूछ लेती हूँ। मैं 1857 का रिवोल्ट पढ़ना चाह रहे हैं आप सब, या फिर जो जैसे हैदराबाद की उत्पत्ति कब हुई, या फिर वहां पे कौन शासक थे? हाँ जी, आप सब जरा बताइए फटाफट। क्या है, क्या कह रहे हैं? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो पढ़िए, जहां से नहीं आता है वहां से पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि समय भी क्या है आप लोगों के पास कम है। ठीक है ना, समय भी क्या है आप लोगों के पास कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अब आते हैं 1857 के, इसलिए पढ़ा दीजिए। एक बात बताइए, कर्नाटिक वॉर से कभी क्वेश्चन आया है? बहुत ज्यादा नहीं आता है इस तरह के क्वेश्चंस। सोनी, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन जैसे 1857 का बिहार से जो संबंध है, वहां मैंने क्या किया आप लोगों को बता दिया है। आते हैं इस पे, देखिए क्षेत्रीय उसमें कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। रीजनल रूलर्स नहीं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं रीजनल रूलर्स में। जो आते हैं बिहार में वो आपका बिहार हो चुका। ठीक है ना, जो आते हैं वो क्या है आपका बिहार से, उससे क्वेश्चन जो है वो हो चुका। मैसूर से क्वेश्चन आता है। भाई आप लोगों ने तो कंफ्यूज कर दिया मुझे। एक काम करिए, अभी आधा घंटा है, छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, उसको कर ही लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो फिर रुकिए, एक काम करिए, इसको थोड़ा सा क्या करिए, कर ही लीजिए। ठीक है ना, जैसे आ जाइए, मैसूर स्टेट लिख लीजिए फटाफट, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर ही लीजिए, मैसूर राज्य। ठीक है, मैसूर राज्य में देखिए, अब इसमें क्या करना, फटाफट लिखते चलिए। तब सुनिए, एक काम करिए रोहन, मराठा जो है ना, मराठा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एंग्लो मराठा, इसको छोड़ के स्किप करके बाकी सारी चीजें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मराठा नहीं पूछा जाता है, कोई हम लोग को महाराष्ट्र पीसीएस नहीं देना है कि वहां क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, कोई हम लोगों को महाराष्ट्र पीसीएस नहीं देना है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैसूर से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैसूर का कर लेंगे, यहाँ भाई वहां से क्वेश्चन क्लियर आते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन क्लियर आते हैं कि भाई क्या क्या था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं।
कुछ जो मेजर पॉइंट है, जैसे 1761 में, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं 1761 में हैदर अली, कौन था ये, हैदर अली। हैदर अली जो है यहीं पर यानी मैसूर के पास में डिंडीगुल में इसने क्या किया था, याद रखिएगा, डिंडीगुल, डिंडीगुल एक जगह है, डिंडीगुल में इसने एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, एक शस्त्रागार की स्थापना की थी डिंडीगुल में। किसकी मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से, किसकी मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फ्रांसीसियों की मदद से, ठीक है। अब जैसे बात करें कि मैसूर राज्य, ये अगर हम लोग बात करें कि इसका जो ऐसा नहीं कि हैदर अली से पहले ये स्टेट था ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये इसके पहले ये जो स्टेट था ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, यहाँ पर वाडियार वंश था, उसी वाडियार वंश के यहाँ हैदर अली के बारे में बात करें तो ये वाडियार वंश के यहाँ क्या था, ये उस टाइम पे अपनी सर्विस दे रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, मैसूर राज्य में इस समय किसका शासन था, मैसूर में वाडियार वंश का शासन था, वाडियार वंश का शासन था। मैसूर में किसका शासन था, वाडियार डायनेस्टी। मैसूर में किसका शासन था, वाडियार डायनेस्टी का। और यहीं पर एज अ कमांडर इन चीफ या एज अ सेनापति के तौर पर इसमें ये क्या कर रहा था, अपनी सर्विस दे रहा था। अगर कभी गलती से क्वेश्चन आ जाए कि वाडियार वंश का कौन सा शासक था जिसके यहाँ ये रूल मतलब ये सर्विस दे रहा था, तो उसका नाम था चिक्का कृष्णराज। वाडियार वंश के शासक का नाम क्या था, चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज, याद रखिएगा चिक्का। अब यहां से सुन लीजिएगा स्टोरी क्या है भाई, मैसूर राज्य में वाडियार वंश था, वाडियार वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज, इसके यहाँ सर्विस दे रहा था कौन, हैदर अली। लेकिन जब हैदर अली को ये लग गया कि यहाँ पर जो है इस शासक से ज्यादा तो मैं ही स्ट्रांग हूँ, तो इसने क्या किया, फ्रांसीसियों से इसके संबंध बहुत अच्छे थे, तो इसने फ्रांसीसियों की मदद से क्या किया, डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की, ठीक है। इसने फ्रांसीसियों की मदद से क्या किया, डिंडीगुल में एक शस्त्रागार यानी कि जिसको कहते हैं, हाँ आर्टिलरी जिसको कहते हैं, कैवलरी कह लीजिए, नहीं कैवलरी नहीं, आर्टिलरी बोल दीजिए इसको, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक तरह से इसने शस्त्रागार की स्थापना की, ठीक है। और ये अपनी योग्यता पे यानी हैदर अली जो है ना अपनी योग्यता पे क्या बना था, 1761 में मैसूर का शासक बना। ये 1761 में इसने क्या, ये क्या बना, मैसूर का शासक बना। देखिए he became the ruler of Mysore because of his capacity, कह ले या ये इतना कैपेबल था, he was very strong ruler, ठीक है। मैसूर का शासक बना 1755 में। ये जो डिंडीगुल में शस्त्रागार में बता रही हूँ ना, इसने क्या किया था, 55 में ही इसकी कहानी बना दी थी 1755 में। और इसके बाद ये क्या कर रहा था, धीरे धीरे लगातार इस कोशिश में था कि मैं किसी भी तरीके से क्या करूं, अपने आप को मैसूर में स्टैब्लिश करूं। तो फिर से सुनिएगा, अगर मैसूर स्टेट के बारे में बात करें तो मैसूर जो है आधुनिक कर्नाटका, अभी जो कर्नाटक है वहीं पड़ता है, उसी का एक राज्य है, उसी में आता है ये मैसूर। और ये कौन था, हैदर अली के बारे में बात करें तो उस समय वाडियार वंश का चिक्का कृष्णराज शासक हुआ करता था। उसके अंडर में ये क्या करता था, वहां पर एज अ मिलिट्री के तौर पर ये अपनी सर्विस दे रहा था। बट इसे फील हो चुका था कि मैं इस शासक से कहीं ज्यादा क्या हूँ, स्ट्रांग हूँ, और मैं अपना ही सब कुछ क्या कर सकता हूँ, स्टैब्लिश कर सकता हूँ। यही कारण है कि इसने क्या किया, फ्रांसीसियों की मदद से 1755 में डिंडीगुल वही एक जगह है जहां पर इसने क्या किया, एक शस्त्रागार स्थापित कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि मैसूर का शासक जो एक्चुअल अगर कह लीजिए कि शासक ये कब बना, तो 1761 में यह मैसूर का शासक बना। क्लियर है ये यहाँ तक? हाँ जी, हैदर अली के बारे में बात कर रहे हैं अपने, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हैदर अली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 1761 में ये मैसूर का वास्तविक शासक बनता है हैदर अली। जैसा कि क्या है, नाम से ही है कि हैदर, ये तो ये है, इसका बेटा भी, मतलब ये दोनों के दोनों पिता और पुत्र जो थे मैसूर के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासक। और आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, यस आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैसूर युद्ध के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है, तो एक चीज ध्यान आप दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। यहाँ पर यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। ऐप वाले आप लोगों ने लिख लिया, जूम वाले तो फास्ट है, उनका काम हो जाता है, ऐप में थोड़ा क्या होता है। हाँ जी विष्णु लिख लिया,
नाजिम लिख लिए, अच्छा ठीक है। तो अब क्या देखते हैं 1761 में, याद रखिएगा कि ये क्या बन रहा है, ये मैसूर का वास्तविक शासक बना, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, देखिए आपको तीन चीज आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग बात करें कि एंग्लो मैसूर वॉर, इसका रोल क्या रहा है मैं बता देती हूँ। एंग्लो मैसूर वॉर, क्वेश्चन बोल रहे थे ना कि मैम क्वेश्चन आता है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो देखिए 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं। कहीं भी एंग्लो आ जाए ना तो इसको समझ जाइएगा कि इसमें क्या है, इसमें ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व हैं। एंग्लो मैसूर वॉर, इसको कहा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध। इसे क्या कहते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि पीटी में क्या होता है आपका डेट का ही क्या होता है, लोचा चलता है, मेन डेट ही सब कुछ है और डेट से ही संबंधित क्या है क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें। तो जब बात करें हम लोग कि फर्स्ट यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, कब से कब तक चला था ये युद्ध जो है कब से कब तक चला था। तो देखिए 1767 से 69 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला है, 1767 से 69 तक ये युद्ध क्या हुआ था, चला था, ठीक है। दूसरे बारे में आते हैं हम लोग 1780 से 84, 17, इसको एक जगह ऐसे लिखेंगे ना तो आपको भी पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगी। ये कौन सा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये हुआ था 1780 से लेकर के 94 में। थर्ड के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, 1790 से लेकर के 92 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको कहा जाएगा क्या, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये क्या है आपका, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। और लास्ट हम लोग आते हैं जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है वो कब हुआ है, 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका मतलब क्या है कि एंग्लो मैसूर वॉर है जो वो कब कब हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर देखना ये है कि इसमें हैदर अली किसमें किसमें है, ठीक है ना। तो देखिए हैदर अली के द्वारा लड़ा गया, यानी ये जो युद्ध है किसके किसके बीच है, तो ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया, ठीक है। दूसरे वाले में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए 1780 से लेकर के 82 तक यानी 82 तक में कौन रहता है, हैदर अली। कौन रह रहा है, हैदर अली। और 82 के बाद चूंकि इसी वाले सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है या मारा जाता है, या मतलब इसकी डेथ हो जाती है सेकेंड वाले में, सेकेंड युद्ध में मारा जाता है। तो उसके बाद जो है इसी युद्ध में जो होता है फाइनली क्या कि टीपू सुल्तान नेतृत्व यहीं से लेता है। तो यानी शुरुआत के 1780 से 82 तक कौन देख रहा है, हैदर अली, और फिर 82 से लेकर के 84 तक कौन देख रहा है, टीपू सुल्तान, ठीक है ना। ये 82 से 84 तक कौन देख रहा है, 82 से लेकर के 84 तक कौन देख रहा है, टीपू सुल्तान। तीसरे वाले में बात करेंगे तो यस प्रॉपर रूप से ये टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में चला है। ये टीपू सुल्तान वर्सेस कौन है यहाँ पर, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। 1799 के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें टीपू मारा जाता है, इसमें टीपू की हत्या हो जाती है या टीपू की हत्या कर दी जाती है या मार दिया जाता है। ठीक है, इस वाले में। तो अगर सुन लीजिए, अब आपकी बात करें हम लोग यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस के बारे में। आप बोलेंगे कि मैम अगर इसमें क्वेश्चंस के किस टाइप के बनेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, मुझे फटाफट इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को मैंने बता भी दिया। आप लोगों से मैं ये पूछ रही हूँ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, है ना, क्वेश्चन मेरा ये है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, हैदर अली और अंग्रेज, टीपू सुल्तान और अंग्रेज, किसके बीच लड़ा गया, क्या? ठीक है, हाँ तीसरा
नहीं तो मैं फास्ट काम पढ़ा रही हूँ, मैं तो आराम आराम से पढ़ा रही हूँ। लिखिए अभी, बताइए विष्णु, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, टीपू सुल्तान और अंग्रेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा टीपू सुल्तान और अंग्रेज, हाँ ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि किस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, मारा जाता है लड़ते हुए, इसको ऐसे भी शहीद बोला जाता है क्योंकि ये लड़ते हुए क्या हुआ था, ये इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो फोर्थ वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें टीपू की, देखिए याद रखना है आपको, इन्हीं 4 मैसूर वॉर में ही क्या घटना घटी है वो याद रखना है, ठीक है, वो याद रखना है। अब जैसे बात करें, देखिए जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ये वाला जो इसमें हम लोग देख रहे हैं, हाँ अगर इसमें जैसे क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अब आता है इसमें संधि, ट्रीटी कौन कौन सा हुआ था, कौन कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, फोर्थ वाले में ट्रीटी नहीं होगी क्योंकि उस टाइम पे, अच्छा मुझे एक बात बताइए, फोर्थ वाले में कोई संधि क्यों नहीं होगी? हाँ जी, फोर्थ में कोई ट्रीटी क्यों नहीं होगी? हाँ शासक नहीं है, टीपू डाइड है इस मामले में यहाँ पर, इसीलिए याद रखिएगा चौथे में कोई संधि नहीं हो रही है, 3 में संधियां हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब 3 में कौन कौन सी संधियां हुई हैं ये मैं बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, मद्रास की संधि। इसमें कौन सी संधि हुई थी, इसमें हुई है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। सेकंड वाले में हम लोग बात करें कि सेकंड वाले में कौन सी संधि हुई थी, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें कि सेकंड वाले में कौन सी संधि हुई थी और क्या लिख रहे हैं, लिखिए उसमें क्या बता रहे हैं। तो इसको कैसे है, सेकंड वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हुआ है मैंगलोर की संधि, याद रखिएगा, इसमें ट्रीटी याद रख लीजिएगा, मैंगलोर की संधि, मैंगलोर, इसको मंगलोर भी लिखता है कुछ लोग, मंगलोर की संधि या मंगलोर की संधि, ठीक है ना, मैंगलोर की संधि सेकंड वाले में हुई है। थर्ड वाले में हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो थर्ड वाले में ही हुआ था, कौन सा आपको संधि हुई थी इस टाइम पे, जब तृतीय वाले में हम लोग आते हैं तो इसमें कौन सी संधि हुई है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये सबसे इसमें फेमस है क्योंकि इससे क्या हो गया था, टीपू काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये ध्यान रखना है। देखिए 3 वॉर हुआ है, तीनों में हम क्या देख रहे हैं, संधियां कौन कौन सी हुई हैं। फर्स्ट वाले में ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड वाले में हम क्या देख रहे हैं, मंगलोर की संधि यानी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, थर्ड वाले में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है आपका, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। फोर्थ में तो वैसे भी टीपू की मृत्यु हो जाती है इस वजह से अब बात करेंगे, देखिए मद्रास की संधि, यहाँ पर ना देखिए कभी क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि क्या था, लेकिन मैं आपको उसमें क्लॉज बता देती हूँ कि मद्रास की संधि की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये हुआ था कि जो भी क्षेत्र टीपू हैदर अली ने अंग्रेजों के जीते हैं, यानी कि जो भी क्षेत्र अंग्रेजों हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों के क्षेत्र छीने गए हैं, और अंग्रेजों के द्वारा जो भी क्षेत्र किसके छीने गए हैं, आपको हैदर अली के, वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। ये था आपको फर्स्ट जो है मद्रास की संधि में, ठीक है। फर्स्ट जो था वो क्या था, मद्रास की संधि में। ठीक है, इसे लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए तो फिर कहेगा कि मैम लिख नहीं पा रहे हैं, फिर लेट हो जा रहा है, ये क्या कहते हैं, गड़बड़ हो जा रहा है, छूट जा रहा है। लिख लीजिए इसे। लिख लिया ये आप लोगों ने। देखिए ये क्या है ना कि इससे आपका पीटी के पर्पज से, स्पेशली फॉर बीपीएससी पीटी के पर्पज से, हाँ हाँ जी, बीपीएससी के पर्पज से ध्यान से सुनिएगा,
बीपीएससी के पीटी के यानी कि प्रीलिम्स के पर्पस से, जैसे आपके पास क्या हो, जो भी जो वॉर हुआ वो सब क्या हो सामने अगर रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे 4 एंग्लो मैसूर वॉर है, चारों के चारों आपने देख लिया, ट्रीटी आपने देख लिया कौन कौन सा है, बाकी चीज़ें मैं आपको इसमें क्या कर रही हूँ बता दे रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसमें आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे अब बात करें हम लोग इसमें कि ये जो संधि हुई थी, ये यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? हाँ जी, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए इसमें अब, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या 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 रहा इन संधियों में। देखिए आप समझ चुके हैं, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, और तीसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है ना। थर्ड में क्या है आपका, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी है ये। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कहीं से भी, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर आता है तो जैसे अब हम लोग इसमें अब आगे बढ़ेंगे, अब काफी देर से इसको मैंने खोल रखा था। अब जैसे आ जाइए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपको मद्रास की संधि, मद्रास की संधि के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, मद्रास की संधि, तो इसमें क्या हुआ था कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस करना है, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र क्या करना है, जीते हुए क्षेत्र क्या कर देना है, वापस कर देना है, वापस कर देना है। अच्छा, दूसरा हम लोग बात करें मंगलोर की संधि, दूसरा अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या क्लॉज था, मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि, इसमें क्या था, इसमें भी यही था कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र क्या कर देने हैं, वापस कर देने हैं, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र क्या कर देने हैं, वापस कर देने हैं इसे, इसमें भी यही क्लॉज हुआ, वापस करने हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसमें जो तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में बात करें हम लोग, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या था, ये इस संधि से क्या हो गया था, टीपू कमजोर हो गया था, ठीक है ना। इस संधि से हम लोग क्या देखते हैं, ये जो संधि हुई इससे क्या हो गया था, टीपू काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। अब वीक होने का कारण क्या रहा ये मैं बता दूं, कारण ये था कि इसमें क्लॉज दे दिया गया, क्लॉज इन द सेंस कि ये था कि आपको क्या करना है, हर्जाने के रूप में क्या करना है, एक बड़ा अमाउंट देना है, ठीक है। इसमें करना क्या था, हर्जाने के रूप में एक बड़ा अमाउंट देना है आपको। श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या किया गया था इसने, ठीक है, हर्जाने के रूप में इसने क्या किया था, एक बड़ी, जो लगभग माना था कि 1 करोड़ के आसपास इसको दे दिया गया था कि आप क्या करेगा, हर्जाने के रूप में, पेनाल्टी के रूप में, हर्जाने के रूप में क्या किया गया था, के रूप में एक बड़ी राशि टीपू के ऊपर थोप दी गई थी, एक बड़ी राशि टीपू से मांगी गई थी या ली गई थी, ठीक है ना। अ बिग अमाउंट, इसके ऊपर क्या किया था, एज अ पेनाल्टी, पेनाल्टी के रूप में कि आप हमको अब क्या करो, पेनाल्टी दो, है ना। पेनाल्टी के रूप में क्या करो, एक ह्यूज अमाउंट जो है या एक बिग अमाउंट जिसको आप कह सकते हैं, ये क्या किया गया, इससे टीपू से लिया गया, बिग अमाउंट क्या किया गया, टीपू से लिया गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मद्रास की संधि में ये हुआ कि जो भी क्षेत्र हमने जीते एक दूसरे को वापस कर देंगे, मंगलोर की संधि में भी सेम चल रहा है, लेकिन श्रीरंगपट्टनम की संधि से हम क्या देखते हैं, इस संधि से टीपू की स्थिति आर्थिक रूप से टीपू कमजोर हुआ, इस संधि से टीपू आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, आर्थिक रूप से, इसे क्या देख रहे हैं हम लोग, टीपू जो है वो क्या हो गया था, आर्थिक रूप से, इसका मतलब इकोनॉमिकली क्या हो गया था, वो वीक हो गया था, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या हो गया था, वो वीक हो गया था। ठीक है। लिख लिया इसे, हाँ जी आप लोगों ने लिख लिया इसे। तो ये क्या था, जो ट्रीटी हुई थी, और उसके बाद जो हम लोग बात करें 1799 में क्या होता है, उसकी डेथ ही हो जाती है, डेथ इन द सेंस कि वो लड़ाई में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो लगातार इसने क्या किया था, मैसूर को बचाने का पूरा प्रयास किया था। हाँ जी आप लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़ा जाए इसमें अब।
ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, मेनली ये है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुई है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई है। और इसमें ही क्या किया गया था कि काफी सारे जो है एक तरह से चार्जेस लगा दिए गए इसके ऊपर, और इससे टीपू जो है वो कहीं ना कहीं से क्या हो गया था, इकोनॉमिकली काफी फाइनेंशियल वीक हो गया था इससे, ठीक है ना। इससे क्या हो गया था, टीपू फाइनेंशियल वीक हो गया था। हाँ जी, अरमान सत्यम लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ा जाए इसमें। ठीक है, तो अगर सुन लीजिए क्वेश्चन अगर आप लोगों का आता है, अगर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मद्रास की संधि, ठीक है ना, तो इस टाइम पर जो था ब्रिटिश अधिकारी वो कौन था, मैं ये भी बता दे रही हूँ यहाँ पर। यहाँ देख लीजिएगा, हेस्टिंग्स। कौन था, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स कौन था, हेस्टिंग्स था। सेकंड वाले में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन है, हेस्टिंग्स है। इस तरह से क्या होगा ना, याद रहेगा आपको। सेकंड वाले में कौन है, हेस्टिंग्स है। और थर्ड वाले में जब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, यस, थर्ड वाले में अगर हम लोग बात करें कि थर्ड वाले में कौन था इस टाइम पे, कार्नवालिस था। थर्ड वाले में कौन था, कार्नवालिस था। कार्नवालिस था। फोर्थ में जब टीपू की मृत्यु हो रही होती है उस वाले युद्ध में, लास्ट में 1799 में, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर, यहाँ पे इसको कर सकते हैं आप कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कौन था, तो उस टाइम पर वेलेस्ली था। कौन था, वेलेस्ली। उस टाइम पे कौन था, वेलेस्ली, ठीक है। देख लीजिएगा, मद्रास की संधि के टाइम पे कौन था, हेस्टिंग्स था। सेकंड वाले में भी हेस्टिंग्स दिख रहा है हम लोग को। थर्ड वाले में बात करें हम लोग कि थर्ड में कौन है, तो थर्ड में कौन दिख रहा है हम लोगों को इस टाइम पे, कार्नवालिस। और फोर्थ की बारे में हम लोग बात करें तो दैट इज वेलेस्ली। फोर्थ में कौन है, वेलेस्ली है। यही आपको मेनली याद रखना है। और एक चीज और समझ लीजिएगा, हमेशा इसमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं ये आप लोग नोट डाउन करिए, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे ध्यान रखने की बातें क्या है, वो ये है, जब फर्स्ट, यहाँ पर मैं बता भी दे रही हूँ, जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस टाइम पर निजाम और मराठा, देखिए इन दोनों का रोल ना बहुत ज्यादा क्या रहा है इनके मामले में, मैसूर के मामले में एज ए कॉम्पिटिटर रहा और मैसूर पर नजर इनकी भी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि निजाम और मराठे कभी हैदर अली का साथ देते हैं, कभी इनका क्या कर देते थे, साथ छोड़ देते थे। तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि धोखेबाज जिसको कहा जाता है ना, एक साथी वो होता है जो धोखेबाज किस्म का होता है, ये वही धोखेबाज साथी थे, ठीक है ना। ये साथी कैसे थे, ये बेसिकली हमेशा इनको क्या करते थे, डबल क्रॉस करने की इनको आदत थी और हमेशा अलायंस बना करके बीच में ही इन्हें क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। तो यही समस्या हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आती है इसके लिए। तो हैदर अली, याद रखिएगा कि कर्नाटक और मराठा इन दोनों का क्या था, इस पर हमेशा से दिमाग था कि जहां तक हो सके अगर मैसूर हमें मिल जाए तो हम ले लें, ठीक है ना। ये चक्कर, ये चीज इनके दिमाग में थी इस चीज को लेकर के, ठीक है। हाँ जी, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। देखिए इसको ना जैसे इस वे में समझ लीजिएगा, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि था क्या ये, अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा इसे। जैसे सपोज दैट ये रहा कर्नाटका, ठीक है, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा कर्नाटका अभी के टाइम पर, कर्नाटका, और ये रहा कहाँ आपको, महाराष्ट्र। ये कह रहा है आपको महाराष्ट्र, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो क्षेत्र, दक्कन वाला क्षेत्र किसका हो गया, मराठों का हो गया। और कर्नाटका जो है ये कौन हो गए, नवाब हो गए। नहीं, कर्नाटका नहीं, कर्नाटका से नहीं मतलब है, यहाँ मतलब है हैदराबाद से, रुक जाइए, यहाँ मतलब ये हो गया आपको मैसूर, ये हो गया आपको मैसूर, ठीक है। और यहाँ पर आपके कौन है, यहाँ पर है हैदराबाद के नवाब, यहाँ पर कौन है, हैदराबाद के नवाब, ठीक है, नवाब ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो समस्या क्या थी, देखिए ये दोनों जो थे ना, ये दोनों के दोनों, यहाँ समझ लीजिएगा कहानी क्या चल रही थी। ये दोनों के दोनों क्या करते थे, कभी ब्रिटिशर्स, समस्या ये आई थी कि कभी मराठे, यानी समस्या क्या थी, मराठे और निजाम, ठीक है ना, मराठे और निजाम, नवाब को ही निजाम बोलते थे यहाँ पे, जो नवाब होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, निजाम। तो इसका मतलब क्या है कि मराठे और निजाम ये दोनों के दोनों क्या करते थे, बार बार क्या करते थे कि कभी हैदर अली के साथ अलायंस बना रहे हैं, कभी बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हैदर अली के साथ ये क्या करें, कभी अलायंस बना रहे हैं, कभी बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या बनकर आई, ठीक है। इन दोनों की नजर क्या थी, इनकी और इनकी, दोनों की नजर मैसूर पे थी कि कोई ऐसा मिले जिसमें क्या हो जाए, हम लोगों को भी मौका मिले।
कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे क्या हो, हम लोग को भी क्या हो जाए, ये जगह मिलने का मौका मिले। इसके बाद आपको बता देती हूँ कि इसके बाद जो भी युद्ध लड़े गए ना, उसमें इसके बाद मराठे और निजाम ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इन दोनों ने इसके बाद क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इन दोनों ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इसका मतलब है कि ये मैसूर के साथ नहीं थे, ठीक है, ये मैसूर के साथ नहीं थे। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण बना। अब देखिए ऐसा कंडीशन है, तो अगर हम लोग बात करें, ये समझ गए आप लोग, ये कहानी क्या चल रहा था, ये कहानी यही था। और अंग्रेजों का मैसूर से चढ़ने का बहुत बड़ा कारण ये था कि एक तो मैसूर क्या था, संपन्न राज्य था, यानी पैसा था उसके पास। और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि जो हैदर अली यानी फ्रांसीसियों से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। और एज अ व्यापारिक कंपनी के तौर पर बात करें तो फ्रांस और इंग्लैंड का कभी नहीं पटा है। व्यापारिक कंपनी के तौर पर हम लोग देखते हैं क्या कि ऑलरेडी कर्नाटिक वॉर हो चुका रहता है, किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तो हम क्या देखते हैं कि इनके संबंध पहले से ही क्या थे, बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है, बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अंग्रेज कभी भी फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे और उन्हें ये बात चुभती थी कि ये लोग क्यों फ्रांसीसियों की मदद ले रहे हैं। यहां बात करें, जैसे बात करें यहां पर देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग यहां पर टीपू की, ठीक है ना, तो आप लोगों ने टीपू के बारे में पढ़ा होगा कि इसने फ्रांस की एक क्लब थी जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, उसका ये क्या था, सदस्य था, इसने सदस्यता ली थी टीपू ने। इसने क्या किया था, फ्रांस के जैकोबिन क्लब, फ्रांस के जैकोबिन क्लब की इसने क्या की थी, सदस्यता ली थी। फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी। यानी इतना अच्छा इन लोगों का था, इन लोगों का सिनेरियो। उसके अलावा माना जाता है कि युद्ध में पहली बार रॉकेट का जो इस्तेमाल है ना, वो टीपू के द्वारा ही किया गया था। क्यों भाई, इसका क्या रीजन है, तो देखिए, जब पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम जब गए थे, नासा गए, तो वहां जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहां टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। तो इन्होंने पूछा कि भाई टीपू सुल्तान की फोटो ये क्यों है। और आपको जहां तक पता होगा कि नासा जो है इसी तरह की चीजों को, जो न्यू इन्वेंशन होते हैं स्पेशली, तो इन सब चीजों को क्या करता है, वो प्रमोट करता है या उनको काफी ज्यादा क्या करता है, कंसीडर करता है। तो अकॉर्डिंग टू नासा कि टीपू वाज, कह सकते हैं कि ही वाज वो फर्स्ट रूलर हु यूज्ड रॉकेट। उसने पहली बार क्या किया था, रॉकेट का इस्तेमाल किया था। इट मीन्स कि टेक्नोलॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो ही वाज वेरी साउंड, वो बहुत ज्यादा क्या था, साउंड था, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसने बहुत सारे जो मंदिर थे वहां पर बनाने के लिए दान भी दिया था उसने। इसकी नेवी सेना, जो इसके बारे में बात करें कि इसकी जो नौसेना शक्ति थी वो बहुत ही क्या थी, सशक्त थी। इसकी नौसेना शक्ति, इसकी नौसेना शक्ति कैसी थी, काफी सशक्त थी, यानी काफी स्ट्रांग थी। नौसेना शक्ति कैसी थी, काफी सशक्त थी, स्ट्रांग थी। इसकी नेवी जो है वो काफी ज्यादा क्या था, स्ट्रांग था, ठीक है ना। फ्रांसीसियों से आपको बता ही दिया कि फ्रांसीसियों से इनके संबंध क्या थे, काफी अच्छे थे, ठीक है। तो टीपू के बारे में माना जाता है कि वो क्या था, एक बहुत ही बहादुर शासक था। और इसमें एक अच्छी बात ये थी कि लास्ट में ये लड़ते लड़ते ही क्या रहा, मारा गया। यानी कि जिसको कहते हैं कि प्रॉपर ब्रिटिशर्स से इसने लड़ाई की। अगर हम लोग निज़ाम के बारे में देखें तो निज़ाम वैसे बिल्कुल भी नहीं है। निज़ाम के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, निज़ाम का क्या स्थिति था। आज यहाँ पर देखते हैं, जैसे हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा देख ले। हम बात करें हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि हैदराबाद, जैसे क्वेश्चन कभी अगर आपका आ जाएगा तो उस टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था उस टाइम पे, इसको दक्कन की, मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, ये मुगल बादशाह था, ये कौन था, ही वॉज मुगल इम्परेयर, ही वॉज मुगल इम्परेयर। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे क्या किया था, ने क्या कहते हैं, चिनकिलिस खान, चिनकिलिस खान नाम क्या था इसका, चिनकिलिस खान, चिनकिलिस खान को दक्कन के 6 सूबे दिए थे। क्या किया था, दक्कन का 6 सूबा दिया था, 6 इन द सेंस 6 सूबास, 6 सूबास, दक्कन का 6 सूबा जो है
दिया गया इसके द्वारा, ठीक है ना। दक्कन का 6 सूबा दिया गया और इसमें ये था कि जब ये यहाँ पहुंचता है यानी कि 1724 ईस्वी में, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1724 में इसको आसफ जाही निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, ये जो चिनक्लिस खान है। इसलिए आप देखिएगा कि सब निज़ाम ही कहलाने लगे बाद में। ये निज़ामुल मुल्क, ये निज़ामुल मुल्क, ही वॉज ऑल्सो नोन एज निज़ामुल मुल्क, यह निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था, इसने चिनक्लिस खान को क्या किया, दक्कन का 6 सूबा दिया कि ठीक है आप जाओ और वहां पर जाकर के इसको क्या करो, एस्टेब्लिश करो, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसको 6 सूबे की जो सूबेदारी मिली, तो इसने 1700, इसको मिली कब थी 6 सूबे की सूबेदारी, 1722 में, और 1724 में इसने क्या किया, उन्हीं 6 सूबों को मिला करके, इसने उन्हीं 6 सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य बनाया, ठीक है ना, को मिलाकर हैदराबाद राज्य बनाया, हैदराबाद राज्य इसने क्या किया, बनाया, राज्य बनाया, ठीक है, हैदराबाद राज्य बनाया। अब हम लोग बात करें हम लोग कि ये जो था यानी नवाब जो थे यानी निजाम जो थे, ये शुरू से क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े क्या थे, सपोर्टर थे। ये शुरू से क्या थे, ये ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और आप देखिएगा कि जब युद्ध भी हो रहा है, लगातार जब युद्ध चल रहा है, तो उसके बाद भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब मैसूर से युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम भी इनका क्या था, बिल्कुल क्लियर था विजन कि एनी हाउ वी आर विथ ब्रिटिशर्स, हम किसी भी हालत में किसके साथ हैं, ब्रिटिशर्स के साथ हैं। ये चीज़ थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है कि एनी हाउ वी आर विथ ब्रिटिशर्स, हम किसके साथ हैं, हम ब्रिटिशर्स के साथ हैं, ठीक है। ये लोग क्या थे, हमेशा ब्रिटिशर्स के साथ ही रहे। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कभी भी यानी कि आप कह सकते हैं कि इसने कभी भी अगेंस्ट नहीं गए ये, ठीक है ना, ये अगेंस्ट नहीं गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, जिसको सब्सिडरी अलायंस बोला जाता है, तो सबसे पहले कौन से राज्य ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि एक्सेप्ट की थी, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो शुरू से ही क्या थे, बिल्कुल दिल और दिमाग से ये किसके साथ थे, ब्रिटिशर्स के साथ थे। तो 1798 में अंग्रेजों के साथ पहली सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद था। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ, ठीक है ना, पहली सहायक संधि, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पहली सहायक संधि किसने की थी, हैदराबाद राज्य ने की थी, हैदराबाद राज्य ने की थी, ठीक है ना। सहायक संधि जो है, ये लॉर्ड वेलेस्ली जो है, इसकी ये मानी जाती है कि इसने ही क्या किया था, इसकी स्टार्ट किया था सहायक संधि की शुरुआत। सहायक संधि में ये था कि अब सब कुछ जो है, आप अगर हमसे एक बार सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके सभी मामलों में हमारा क्या रहेगा, हस्तक्षेप रहेगा, फिर आप नाम मात्र के हैं एक तरीके से, हम आपको मतलब एक तरह से समझिए कि आप पपेट हो चुके हैं मेरे, और अगर आपने किया तो इसका मतलब है कि आप कभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। सबसे पहला क्लॉज ये था कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि नवाब निज़ामों के साथ ब्रिटिशर्स के संबंध अच्छे होने के कारण ये रहा कि हम क्या देखते हैं कि 1798 में अंग्रेजों के साथ पहली सहायक संधि किसने की थी, वो हैदराबाद राज्य ने की थी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, ये क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि अंग्रेजों, मैंने क्या कहा कि इनके जो लक्षण है वो शुरू से दिखाई दे रहे हैं, मैसूर के वॉर से ही दिखाई दे रहे हैं इनके लक्षण। तो ये क्या थे, शुरू से ही इनके दिमाग में क्या था कि एनी हाउ वी आर विद ब्रिटिशर्स, हम किसी भी हालत में क्या है, ब्रिटिशर्स के साथ हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, चिनक्लिस खान, जो कि निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण है कि इसके बाद जितने भी हैदराबाद के नवाब बने वो सभी के सभी निजाम के नाम से ही जाने जाते हैं। आपने सुना होगा कि हैदराबाद का नवाब नहीं बोला जाता है, कहा जाता है हैदराबाद के निजाम।
जैसे हम लोग कहते हैं ना बंगाल के नवाब, तो वो नवाब का नाम नवाब चलता रहा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा सुल्तान, मुगल्स में हमने देखा बादशाह, तो सेम हैदराबाद में हम क्या देख रहे हैं, निज़ाम का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है यहाँ पर, और हमेशा निज़ाम की टर्मोलॉजी के साथ ही आगे क्या हुई चीज़ें बढ़ती गई हैं। और इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो हैदराबाद स्टेट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये वो समय है मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए ये वो समय था जब पोस्ट मुगल पीरियड चल रहा था, यानी उत्तर मुगल काल, और उसमें भी क्या हम लोग देखते हैं कि जो मुगल शासक थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे। तो जब मुगल शासक कमज़ोर होगा तो ऐसे में जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उनके इमर्ज होने की संभावना बढ़ जाती है, स्वतंत्र राज्य जो थे वो बनने लग गए थे, ठीक है। तो उन्हीं स्वतंत्र राज्यों में से हम क्या देखते हैं, हैदराबाद भी था, मैसूर भी हमको दिखा, लेकिन हम लोग को देखना क्या है कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंट राज्य बने तो थे, लेकिन बाद में किस तरह से अंग्रेजों ने इन्हें अपने साथ मिला लिया, ठीक है। ये एक तरह से इसको आप इस तरह समझिए कि ये जो है मुगलों से, ठीक है ना, मुगलों से स्वतंत्र होकर के यानी इंडिपेंडेंट होकर के ये राज्य क्या हुए, बने, ठीक है ना, इन राज्यों का निर्माण हुआ। लेकिन इसके बाद ये क्या किए गए, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों में, यानी ब्रिटिश जो क्षेत्र था उसमें क्या किया गया, इसे मिला लिया गया, ब्रिटिश क्षेत्र में इसे क्या किया गया, मिला लिया गया। समझ गए क्या क्या बताना चाह रही हूं मैं, कि ये इंडिपेंडेंट हुए तो, जैसे अब आप बंगाल देख लीजिए, बंगाल के बारे में बात करें तो मुर्शीद कुली खान जो है उसको क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, यानी मुगलों से ये जो स्टेट थे वो स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र इन द सेंस मुगल कमजोर पड़े तो ये क्षेत्रीय राजवंश जो है वो मजबूत हो गए, इन्होंने अपना अपना क्या किया, एक अपने अपने राज्य बना लिया। लेकिन इनको ओवरलैप किसने किया, ब्रिटिशर्स ने। समझ में आई बात आप लोगों को, इनको ओवरलैप किसने किया, यानी इनको अपने अंडर में किसने कर लिया, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, देखिए बंगाल में भी आप यही देखिएगा, बंगाल के नवाब तो है वहां पर समस्या क्या है कि वहां पे युद्ध हो गया, बैटल प्लासी का युद्ध हो गया, वहां पर बक्सर का युद्ध हुआ, तो बंगाल का नवाब अब पूरी तरह से पपेट बन चुका, यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज तो हुआ, बट फाइनली क्या हो गया कि बंगाल का नवाब जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। उसके बाद फिर सेम कहानी हम लोग देख रहे हैं मैसूर में, यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में एक सशक्त राज्य बना तो था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया कि अंग्रेजों ने इतना बार, 4 बार एंग्लो मैसूर वॉर कर लिया कि फाइनली टीपू उसमें मारा जाता है। और उसके बाद जो है, अगर आप लोग को याद होगा, या मैं आपको बताऊंगी इसमें कुछ चीज और, कि जब इसके बाद जब गवर्नर जनरल कुछ आते हैं तो उन्होंने एक टाइम पे ये भी किया कि जो हम लोग टाइटल देते हैं, राजा का जो उपमा हो गया या फिर इस तरह के टाइटल्स जो होते हैं राजा रजवाड़ों को, अब हम टाइटल देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये भी क्या था एक तरह से कि इन्होंने क्या किया कि पहले तो इन्होंने अपने अंडर में लिया, अंडर में लेने के बाद धीरे धीरे इनकी जो भी शक्तियां थी वो समाप्त करने लग जाते हैं। तो यही कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं कि हैदराबाद भी इमर्ज तो हुआ, इमर्ज होने के बाद इसमें क्या स्थिति रही कि ये फिर अंग्रेजों के द्वारा इसको अपने अंडर मिला लिया गया। तो यानी अब आप क्या हो गए, आप ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो चुके हैं अब, और आप ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आप ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्लियर है ये? हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है ना, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां तक कोई समस्या, बस यही देखिए, यही चीज समझना है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बने तो थे, बट ये इंडिपेंडेंट स्टेट बहुत दिन तक इंडिपेंडेंट नहीं रख सके, बिकॉज यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे इन लोगों ने क्या किया था, अपने अंडर में इनको मर्ज कर लिया, या इस स्टेट को अपने अंदर इन्होंने क्या किया, मिला लिया था। तो हैदराबाद के कंटेक्स्ट में याद रखिएगा, चिनकिलिस खान जो है ये निजामुल मुल्क ही है जिसका नाम है, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं कि किसने स्थापित किया था। तो अगर निजामुल मुल्क है तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। निजामुल मुल्क इज चिनकिलिस खान एंड चिनकिलिस खान इज निजामुल मुल्क। एंड हु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने की साइन किया था सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि विद ब्रिटिशर्स इन 1798। हम क्या देख रहे हैं, कौन करता है इसमें संधि पे साइन, दैट वाज हैदराबाद। और जो दूसरी बात ये थी यहाँ पर कि ये अगर क्वेश्चन ये रहता है कि सहायक संधि का जनक किसको बोलते हैं, दैट वाज लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको फिर इसके आगे का क्या होगा टॉपिक, अब उसके बाद चलेगा, ठीक है। एक चीज और से ध्यान से सुनिएगा, 1857 का रिवोल्ट जो है मैंने ऑलरेडी क्या किया है आप लोगों को, उसमें लगभग ऑलमोस्ट चीजें बिहार के कंटेक्स्ट में हो गया। तो 1857 में कोई बहुत ज्यादा नहीं है हम लोगों के पास जो चीजें करनी है। तो अब समझिए उसके बाद जो कांग्रेस की स्थापना वगैरह, स्वराज आंदोलन, यही सब क्या होगा आपका, स्वदेशी आंदोलन वगैरह, वो क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी अगर बीच में छुट्टी पड़ी तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। सभी अच्छे से दिवाली मनाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हैप्पी दिवाली आप सभी को। चलिए ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं।